बच्चों क्लास 9 का चैप्टर 10 साउंड वेव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन वन शॉट। और ये वन शॉट इतना कमाल का होने वाला है बच्चा, बस आप एंड तक देखना। पता है साउंड तो तुमने बहुत सारे लेक्चर देखा होगा, लेकिन इसमें आपको एकदम रियलिस्टिक और सारे न्यूमेरिकल एक्टिविटी जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब मैंने कवर करा है और बहुत अच्छे से नोट्स बनाया है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। वन शॉट आने में काफ़ी देर लग गई बच्चा, इसके पीछे कारण ये था कि मैं दिल्ली गया था और दिल्ली में क्या हो रहा है आप सब जानते हो, जंतर मंतर, ठीक है। तो ये सारे नेताओं की कर रहे हैं ये लोग छुमंतर, तो चलो खैर वो अलग बात है, लेकिन ये पढ़ना अलग बात है, ठीक है। वन शॉट मजा आ जाएगा, लास्ट तक देखना। और इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव आएगा, वेव लेंथ आएगा, टाइम पीरियड आएगा, इकोलोकेशन, रिवाइब्रेशन, एक से एक कॉन्सेप्ट से सुपरसोनिक, हाई स्पीड वगैरह सारी चीज़ें अपन बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं भैया कि ये साउंड होता क्या है। लाला अपन ने अभी इतनी बात करी, ठीक है। तो ये साउंड आ तो रही है ना, तुम्हारे पास कैसे आ रही है साउंड? अच्छा फ़ोन से आ रही है? नहीं, मैंने यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करा। हेलो बच्चों क्या हाल चाल, सर की कॉपी करी मैंने। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, एक वोकल कॉर्ड है, और ये वोकल कॉर्ड में क्या होता है मालूम है? लैरिंग्स फेरिंग्स बोलते हैं, यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एयर बाहर निकलती है लंग्स से, वो सारी चीजें अभी बताऊंगा। तो व्हाट इज साउंड? तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियर। क्या बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, साउंड बहुत धीरे है, मतलब एनर्जी कम है। तो अगर कभी भी कोई साउंड के बारे में बोलना तो पूछे तो क्या बोलना? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और आपको एनर्जी के बारे में मालूम है, एनर्जी क्या होता है? नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। शुरू में ये चैप्टर थोड़ा सा धीरे चलेगा, लेकिन मोमेंटम पकड़ेगा तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी को तो ना आप कभी बना सकते हो ना इसको मिटा सकते हो, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और वही अपन करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग, अरे यार वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो, या फिर आप बोल सकते हो ऑसिलेशन भी यहां पर होता है, ठीक है। ये टू एंड फ्रो मोशन करता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां देखो, ये मोहल्ले से किसी बच्चे के चटकाली मैंने, ठीक है। अब बजा के दिखाता हूं, आवाज आई? अच्छा चलो ये छोड़ो, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट समझाता हूं। ये फुग्गा लेके आया मैं, अरे बलून है ये, इधर देखो, हो गया, आवाज आ रही? एक और बार देखो, ध्यान से देखना, यहां पे वाइब्रेशन आपको दिखेगी। आवाज आ रही है यार? सर क्या यहां पर अगर देखो ना वाइब्रेशन हो रहा है। बस ये कहना चाह रहा हूं कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है ना वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से होता है। मतलब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या बस यही है क्या सर? और भी तो एग्जांपल हो सकते हैं। अरे हाँ है ना, मैं बहुत सारी चीजें लेके बैठा था यार, यहाँ पे दिख नहीं रही मेरे को बाकी चीजें, ठीक है। अब भी ढूंढ के लाता हूं मैं। एक और चीज देखो, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ये रबर है, अभी आपको आगे एक्सपेरिमेंट मिलेगा। यहां देखो, ये रबर है, ये कुछ भी होगा, कृष्ण जी गारमेंट, ओके। आवाज आ रही है? आवाज आ रही? पता है जब ऐसा करो ये टूट ही गई, तो ये वाइब्रेशन हो रहा है यहाँ पे। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। सेम एज आपका ये वोकल कॉर्ड भी वाइब्रेशन करता है, जो आपको आगे मिलने वाला है। तो चलो, बलून वलून तो मैंने सारे एग्जांपल बता दिया, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक का मोटो क्या है? सुनो मेरी बात, मैं सबसे पहले बोलना चाह रहा हूं कि हम लोग को क्या क्या देखना है। सबसे पहले तो साउंड प्रोड्यूस किससे होता है? चलो मान लो साउंड प्रोड्यूस, यहां पर क्या होगा? वाइब्रेशन। सर इतनी बात समझ में आ गया कि वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगा, एक बात हो गई। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है ही सही, लेकिन ये साउंड आप तक कैसे पहुंचेगा? साउंड ट्रेवल कैसे करेगा? तो साउंड ट्रेवल करेगा तो यहां पर कोई ना कोई क्या होगा बच्चा मालूम है? मीडियम होगा, ठीक है। मतलब आप तक कैसे पहुंच रहा है वो हमको मीडियम की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब उसके बाद जो साउंड है वो साउंड किस फॉर्म में आता है हमारे पास? इस तरीके से वेव फॉर्म में आता है। वेव क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे बात करेंगे। तो शुरू करते भैया। यहाँ पर आपका पेज नंबर अगर आप देखोगे, पेज नंबर जो पहला वाला क्या है, 184 या जो भी है, ये 184 की पूरी बात चल रही है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? साउंड इज ऑल अराउंड अस, ठीक। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार, तबला वगैरह
ये सब वाइब्रेशन होता है। थंडर, बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो इस तरीके से बिजली निकलता है, ये भी क्या है आपका, यहां पर साउंड प्रोड्यूस होता है। ह्यूमन वॉइस, अभी मैंने बात करी आपसे, कम्युनिकेशन, बर्ड्स एंड एनिमल ऐसे पंख फड़फड़ाते हैं, तो ये सब जगह क्या होता है, वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन से क्या निकलती है हमको, आवाज। ये फोटो आप देख पा रहे हो, इसमें इस तरीके से चीजें होती है। अच्छा, अब साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, थोड़ा सा इसको एलाबरेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, हमको वाइब्रेशन पढ़ना है अभी। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल एज वेव्स थ्रू मीडियम मेकिंग पार्टिकल्स, क्या करता है, वाइब्रेट। मतलब किसी ना किसी मीडियम से ट्रेवल करता है, ठीक है, मतलब वाइब्रेट तो होता है। अभी वाइब्रेशन की बात करेंगे। यहां पर देखो ना भाई, ये साउंड, चारों तरफ आवाज निकल रही है, इसमें क्या क्या की क्वेश्चंस आता है और उसका आंसर मुझे कैसे मिलेगा। यहां देखो, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, तो भैया अभी हमने बोला था वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जो भी होगा वाइब्रेट करेगा, ठीक है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। दूसरा, हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इसके लिए लगता है हमें मीडियम लगता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। व्हाई कांट हियर, मतलब आप चले गए कहां पे, स्पेस में, स्पेस में आपको साउंड नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने को बात करनी है। तो आपको अभी तक का ये समझना है बच्चा कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी का सेंसेशन हमारी कान सुनती है, बस ये बात है यहाँ पे। अब थिंक ओवर इट, जब भी तुम्हारे पेज नंबर 1 पे देकर रखा है थिंक ओवर इट का मतलब ये है बच्चा कि ये आगे जब आप पूरा पढ़ लोगे तो इनके बारे में आप सवाल का जवाब दे पाओगे। अब देखोगे ना, पेज नंबर 1 पे पहला जो है वो है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो बस इतना याद रखना, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड इज अ प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। आ गई ना बात, वाइब्रेट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड, हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग साउंड निकालता है। अभी यहां पर देखो आवाज आई, पता है यहां पर भी क्या हो रहा है, एयर वाइब्रेट हो रही है, लेकिन अगर मैं इसका छेद बंद कर दूं और फूकूं, नहीं आवाज आ रही, आवाज आ रही, बात समझ में आ रहा है, तो वहां पर एयर पार्टिकल वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, ओके। तो यहां देखो बेटा, हमारे पास क्या बच्चा, ह्यूमन वॉइस वाइब्रेटिंग, क्या, वोकल कॉर्ड, हाथ क्लैप्स, और भाई क्या, बहुत बढ़िया, शाबाश, यहां पे क्या हो गया, हाथ वाइब्रेट कर रहे हैं। यहां पर जो दिख रहा है ना एग्जांपल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें ना ये जो ये सरफेस है ना, ये तबला जिसकी भी बनी होती है वो वाइब्रेट करता है, तब आवाज निकलती है। यहाँ पे स्ट्रिंग, टन 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 टन, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ठीक है, उससे पहले तो उसको दिखता ही नहीं था और जान ही नहीं पाता था वो, ये बात समझ में, ये सब में वाइब्रेटिंग यहाँ पे देखो। अच्छा, ये जो है ना पहले पेज में बोला था कि आपने पहले क्लासेस में भी पढ़ा है, वो सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर स्ट्रेच वायर ये हो गया वाइब्रेट, ये फुग्गा अभी अपन ने बोला बलून, बलून में भी एयर वाइब्रेट करेगी, और ये अभी दिखाया था ना बच्चा, वो वाइब्रेट करेगा। विंड, हवाओं की सरसराहट, वाटर, आए है हवा की ऐसी सरसराहट, और ऐसे पानी के किनारे बैठे हो और बादल हल्के हल्के, फिर जाओ बाहर घूमने, मज़े ही आ जाए, ये घंटी बजाओ, ठीक, ट्यूनिंग फॉर्क, ये सब के सब वाइब्रेशन करते हैं और क्या निकालते हैं, आवाज़, मतलब साउंड, ठीक है। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट देखो, अब इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया था, रबड़ वाला एक्सपेरिमेंट। रबड़ वाला एक्सपेरिमेंट ये तो बहुत ही बेकार है। यहाँ देखो रबड़, अल भाई लग गई मेरे को यार, बहुत ज़ोर से, कसम से लग गई, ठीक है। तो एयर में भी तो कुछ ऐसा ही होता है, ओ सॉरी, रबड़ में भी, यहाँ देख लो, फिर से वही बात, आवाज़ आ रही, आवाज़ आ रही, ये वाइब्रेशंस कर रहा रबड़ इस वजह से। तो एक्टिविटी 10.1 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फोकट की चीज़ है, बस इस तरीके से ले लो। अब ये कैसे करोगे मालूम है, एक घड़ी का खोखा है, उसमें एक रबड़ लगा दो और इसको ऐसे ऐसे करके बजाओ, टन 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 टारा, चलती है क्या, 9 से 12, खैर छोड़ो। ये जो है ना, ये वाइब्रेट करेगा जब तक, तब तक ही आपको साउंड सुनाई देगा, जैसे ये बंद हो जाएगा साउंड खत्म हो जाएगा। ये सारे स्टेप्स है, 1 मिनट वीडियो पॉज करके पढ़ो, खत्म हो गया खेल। खैर इनको सिर्फ समझना है, इससे कोई सवाल अभी पूछेगा नहीं। ऑब्जर्वेशन क्या मिला भैया, जब इसको प्लग करेंगे रबर बैंड मूव टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब इधर से आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, इस तरीके के मोशन को हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो। अच्छा, साउंड इज हियर ओनली व्हेन द रबर बैंड वाइब्रेटिंग,
तब तक ही सुनाई देगा जब तक रबर बैंड वाइब्रेटिंग करेगा। ऑब्जर्वेशन 3, व्हेन द बैंड इज हेल्ड स्टिल द साउंड स्टॉप। भैया अगर वो हो जाएगा चुपचाप, कौन, रबड़, तो आपकी साउंड सुनाई आपको नहीं आएगी। तो इससे एक मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आ रहा है भैया। कंक्लूजन क्या हुआ? साउंड प्रोड्यूस ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेट। जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तभी आपको साउंड सुनाई देगा। ठीक है, अब व्हाट इज वाइब्रेशन को अब हम थोड़ा सा तरीके से समझते हैं एयर पार्टिकल्स का एग्जांपल लेके। किसका एग्जांपल लेके हम बात करेंगे? एयर पार्टिकल्स का। वाइब्रेशन अभी समझा था। आपका मोबाइल वाइब्रेट करता है ना, बस आपको उतना ही मालूम, लेकिन नहीं, बाकी चीजें भी वाइब्रेट करती है। कैसे वाइब्रेट करती है? वाइब्रेशन एक होता है बेटा अ रैपिड एंड रिपीटेड, एक तो जल्दी होता है और वही काम बार बार होता है। टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब जो उसका पुराना पोजीशन था। मान ले एक पार्टिकल यहां पर है बच्चा, ये इधर गया, ठीक है, वापस ये इधर आया, ये इधर गया, फिर वापस इधर आया, वापस कहां पर? इसी जगह पर। तो ये हो जाता है इसका मीन पोजीशन। क्या हो जाता है इसका? मीन पोजीशन। बात समझ में आ रहा है? तो वही बोल रहा है टू एंड फ्रो, आगे पीछे, आगे पीछे। ठीक, तो मान लो यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड है, जैसे मैं ही हूँ, यहाँ से चिल्ला रहा हूँ, वहाँ पे मेरा दोस्त है सुनने वाला, मैं उसको गाली बक रहा हूँ, गाली नहीं बक रहा हूँ, उसको बात कर रहा हूँ। ठीक है, खैर दोस्तों से तो ऐसी ही बात करते हैं यार बच्चे, है ना। तो ये जो एयर पार्टिकल्स है ये वाइब्रेट करेगा, यहां इसको टक्कर मारेगा और ये वापस आके यहीं बैठ जाएगा। फिर ये इसको टक्कर मारेगा, ये वापस आके यहीं बैठ जाएगा। फिर ये इसको टक्कर मारेगा और वापस आके यहीं बैठ जाएगा। मतलब समझ पा रहे हो मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन में क्या कर रहा है? ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। और ये पास क्या कर रहा है मालूम है? ये पास कर रहा है, याद करो, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी पास कर रहा है, ये एनर्जी इसको पास करेगा, ठीक है, फिर ये एनर्जी इसको पास करेगा। ये इस तरीके से करते करते कहां तक पहुंच जाएगा? हमारे पास लिसनर जो इसको सुन रहा है उस तक पहुंच जाएगा। लेकिन एक बात बताऊं, साउंड जो है ना, जब एक जगह से दूसरी जगह तक जब ट्रैवल करता है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है? कि यार भैया अगर कोई पास है, अगर मान लो ऑफलाइन क्लास है, जो यहाँ बैठा है तो उसको मेरी आवाज़ ज़्यादा तेज़ सुनाई आएगी, लेकिन जो वहाँ बैठा है उसको थोड़ा धीरे आएगी। क्यों आएगी? या उधर कहीं गोल चौराहे पे होगा, मतलब कहीं पे बाहर, तो उसको आवाज़ मेरी धीरे आएगी। क्यों आएगी? इसके पीछे का क्या रीज़न है मैं आपको बता दूं। हर एक कोलिजन के बीच में ना थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा? दो आपस में कोलिजन होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। क्या करेंगे? एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। और इसके बीच में ना थोड़ा सा एनर्जी लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो पहले दूसरे से टकराया, थोड़ा सा लॉस हुआ, तीसरे से टकराया, थोड़ा सा लॉस हुआ, चौथे से टकराया, थोड़ा सा लॉस हुआ। तो वहां तक जो पहुंचेगा ना उसको थोड़ा सा कम एनर्जी पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा? उसको थोड़ा सा कम एनर्जी पहुंचेगा, जिस वजह से उसको सुनाई थोड़ा धीरे आएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये वही है आपका वाइब्रेशन। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस साउंड। सबसे पहली बात यहाँ पे तुम्हारा गिटार हो गया, जब उसके वो तार खींचते हैं तो आवाज आती है। ड्रम स्कीन, वो भी आवाज देता है। बेल हिट करेंगे, अरे घंटी बजाते हैं ना। और वोकल कॉर्ड्स, ये सब जब हम स्पीक करते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ये सब वाइब्रेट कर रहे हैं। आगे की बात, हाउ डज ह्यूमन वॉइस वर्क? हमारा वॉइस कैसे काम करता है? हेलो, यहाँ देखो, ये आवाज़ अपने आप चेंज होती रहेगी। यहाँ पे क्या वाइब्रेशंस को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ कायदे से। ये जो देख पा रहे हो आप, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड में इस तरीके से दो पतली सी लेयर रहती है। वो लेयर कैसा करती है? बिल्कुल ऐसा समझ लो, उसको फील करो। ये देखो, ये बलून है, बलून में दो पतले पतले लेयर है, यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। अब इसको मैं फुला लेता हूँ। मान लो ये पूरा लंग्स है। क्या है बच्चा? ये हमारी वोकल कॉर्ड से आवाज कैसे आती है उसको समझने के लिए मैं बोल रहा हूं कि ये हमारा लंग्स है, एक इधर लंग्स है और एक इधर लंग्स है, ठीक है। अब जब हम बोलते हैं ना तो आवाज, जब हम बोलते हैं ना तो एयर पास होता है। क्या होता है? एयर पास होता है। देखो जैसे कि यहां पे एयर लंग्स से कहां आएगा? बाहर। आवाज आ रही है? एग्जैक्ट यही फिनोमिना यहां पर भी हो, यही फिनोमिना यहां पर भी होता है।
लंग्स से जब आवाज बाहर निकलती है, जब हम बोलते हैं तब बाहर निकलती है, और बाहर निकलती है तो ये जो है ना, जो मैंने आपको यहां दिखाया, ये दोनों आपस में टकराते हैं और आवाज निकालते हैं, जिस तरीके से अभी बलून में से आवाज निकली। क्या ये समझ में आया? एग्जैक्टली यही का यही होता है। तुमने कभी गौर करा है कि जब हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है, तभी बोल पाते हैं। ऐसे सांस लेते लेते कभी बोला है क्या? नहीं बोल पाएंगे भाई, क्योंकि आवाज़ जो सांस लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन, जब गैस बाहर निकलेगा जब भी आवाज़ निकलेगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है? द लैरिंग्स, मतलब ये पूरा सिस्टम बोलो, द लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स कंटेन 2 वोकल कॉर्ड्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड्स। When air passes through them, they vibrate और produce sound। ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है। अच्छा, टाइट कॉर्ड्स, हाई पिच साउंड। और भाई क्या हालचाल, जोर से ओ लालो, ठीक है। अच्छा, ये लूज, अगर कॉर्ड्स आपके लूज होंगे तो फिर मैं लड़की वाली आवाज नहीं निकाल सकता, बहुत बुरी गत का निकालूंगा, तुम हंसोगे, ठीक है। चलो भाई, अच्छा, नो एयर फ्लो, नो साउंड प्रोड्यूस, ये वोकल कॉर्ड का, ये पेज नंबर आपको जो भी है, पेज नंबर 185 है शायद, ठीक। कौन सा पेज नंबर? अरे जो भी है यार, बस, ठीक है। अब बता दिया मैंने। अब साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग, नो वाइब्रेशन नो साउंड, वाइब्रेशन टू एंड फ्रो मोशन साउंड, वाइब्रेशन स्टॉप साउंड स्टॉप। बस इतना सा कहानी है यहाँ पर, इस स्लाइड में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो वाइब्रेट करेगा, अगर तुम्हारे पास स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो तार को ऐसा बजाना पड़ेगा तो आपकी साउंड निकलेगी। ये तुम्हारा प्रिक्यूशन जो है, ये तबला वबला जो भी है, इन सब में क्या होता है? ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन एक झिल्ली, एक सरफेस रहता है, उसको जब हम पीटते हैं तो वाइब्रेट करता है और आवाज़ निकलती है। ये तुम्हारा फ्लूइड जैसा कुछ है, ये एयर पास करते हैं, इनके पास अच्छी वाली है, हमारे पास बहुत ही बेकार वाली है, एकदम बिल्कुल। अच्छा, ये जो है ना, इस नोट से अगर मैं दबा दूँ तो आवाज़ तो पास नहीं हो रही, एक ही नोट से। इसमें ना बहुत सारे नोट्स होते हैं, अलग अलग नोट से अपन एयर पास करते हैं तो अलग अलग वाइब्रेशन होता है और अलग अलग आवाज़ निकलती है। इसको बोलते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट। ये भी एक तरह से क्या है? विंड इंस्ट्रूमेंट। ये बच्चों के खिलौने में से निकला था यार, ठीक है। अब आता है भाई ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है? ट्यूनिंग फॉर्क एक बड़ी अच्छी चीज़ है भाई। मैं पेज नंबर देख रहा हूँ बस 186, पेज नंबर आपको 186 मिलेगा, ठीक है। ट्यूनिंग फॉर्क एक इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये लैब में पाया जाता है, फिजिक्स लैब में। ये ना एक सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली बड़ी सुरीली आवाज निकालती है बाय वाइब्रेटिंग दीज टू फ्रॉन्ग्स। करते कैसे हैं? ये आपका रबर पैड है, स्टेम है, जो भी है, इसको ऐसा लिया, ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसा बजा टन से, तो पता है ये वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करता है तो बड़ी सुरीली श्रिल आवाज निकालती है। तो ट्यूनिंग फॉर्क इज अ यू शेप्ड मेटल रहता है, और याद, इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ स्टील और एल्यूमिनियम। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्यूनिंग फॉर्क किससे मिलकर बना होता है? स्टील एंड एल्यूमिनियम। अच्छा, विद 2 प्रॉन्ग्स, इन सबको बोलते हैं अपन प्रॉन्ग्स, है ना। इसको या टाइम्स भी बोलो, और एक स्टेम रहता है, ये आपका हो गया स्टेम। इट प्रोड्यूस अ प्योर सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड। याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है आपको कि यार जो अपने पास क्या होता है ट्यूनिंग फॉर्क, ऐसी कौन सी इंस्ट्रूमेंट है जो सिंगल फ्रीक्वेंसी और प्योर साउंड प्रोड्यूस करता है? तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? ट्यूनिंग फॉर्क होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है? ये दोनों आपस में, ये जो फ्रॉन्ग्स है, फ्रॉन्ग्स क्या होता है? वाइब्रेट करता है, और स्टेम हेल्ड, उसको अपन पकड़ के रखते हैं। अच्छा, यूज इन मैजिकल मेडिसिन, मेडिकल वगैरह में इन सब का हम ट्यूनिंग फॉर्क का यूज़ करते हैं। अभी बताता हूँ, ट्यूनिंग फॉर्क का यूज़ डॉक्टर करता है, वो कान की इलाज करने के लिए, ठीक है। आगे, अच्छा, ट्यूनिंग फॉर्क जितने देर तक वाइब्रेट करेगा उतने देर तक आपको साउंड मिलेगी, और अगर रुक गया तो साउंड कम मिलेगी। अच्छा, साउंड ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? लेकिन स्टिल वाइब्रेटिंग तो करता है काफ़ी टाइम तक। अच्छा, उसका वाइब्रेशन कैसा रहता है तो उसको कैसे पता चलेंगे? ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा मान लो, इसको मारा, वाइब्रेट करा, अब उसको पानी में ले जाकर डुबो दे तो पता चल जाएगा, पानी में छोटी छोटी से लहर उठेगी, वो लहर से पता चलेगा कि ये अभी भी वाइब्रेट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो व्हेन द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क टचेस द वाटर इट क्रिएट रिपल्स। रिपल्स मतलब अरे यार इस तरीके से बनता है, इस तरीके से ये रिपल्स है, ठीक है। ये ऐसे 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 चलता है, ये रिपल्स है ना। क्या बोल रहा है? प्रूविंग दैट
prongs are moving rapidly even though we can barely see it। मतलब अगर आपको नहीं भी दिख रहा हो ना कि वाइब्रेट कर रहा है, तब भी वो वाइब्रेशन करता है, और उसको पता करने के लिए ऐसे क्या करोगे, पानी में रख दोगे। ये एक्टिविटी आपका है कौन सा वाला, 10.2 वाला। बस ये वही एग्जाम्पल है, ठीक है। क्लियर, रिंगिंग साउंड इज हियर्ड इमीडिएटली, आपको मिलेगा जैसे टकराओगे। टच वाटर रिपल्स बनाएगा। होल्ड प्रॉन्ग्स साउंड स्टॉप, जैसे तुम्हारा ये प्रॉन्ग्स क्या होंगे, रुक जाएंगे, तो साउंड भी क्या हो जाएगा आपका, रुक जाएगा। ये पूरी कहानी है इसमें से। और ट्यूनिंग फॉर्क के देखो, इसमें कीवर्ड्स क्या ध्यान रखना है, प्योर फ्रीक्वेंसी, देन ईच फॉर्क वाइब्रेट एट अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी स्टैम्प्ड ऑन इट। मतलब बस आप इतना याद रखो कि भैया ये जो होता है ये प्योर फ्रीक्वेंसी वाली साउंड देता है, प्योर टोन प्रोड्यूस करता है कौन, ट्यूनिंग फॉर्क, है ना। अच्छा, प्रोड्यूस अ सिंगल क्लीन म्यूजिकल नोट अनलाइक मोस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अलग अलग आवाज आती है, अलग अलग साउंड आती है, लेकिन इसमें सिंगल साउंड आती है, याद रखना। मेडिकल यूजेस में डॉक्टर यूज करता है कहां पर, हियरिंग टेस्ट एबिलिटी के लिए। हो गया। अच्छा, ये कुछ कंक्लूजन है, बस इसको ध्यान रखना है। वाइब्रेशन इज इक्वल टू साउंड। ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, साउंड निकलेगा। वाइब्रेट करेगा तो टू एंड फ्रो होगा। डिस्टर्ब सराउंडिंग मीडियम करेगा, और फिर होगा साउंड रीच आवर ईयर्स, हमारे कानों तक ये साउंड पहुंचेगा। अब ये सवाल क्या है, पॉज एंड पॉन्डर। पॉज एंड पॉन्डर ये है कि एक्सप्लोर वेरियस वे ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, ठीक है। अरे यार, ये करा था ना मैंने, ताली बजा के, ये बोल दो, कुछ भी बोल दो, जो एग्जाम्पल चाहिए वो लिख दो। इतनी बात समझ में आ गई। कहाँ गया पॉज एंड पॉन्डर, एक तो ये हो गया। बाकी यहाँ पे मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो उसी पेज में है, ये वाली पेज में आप पहुंच जाना। यहाँ पर ये पूरा लिख लेना, तुम्हारा काम हो गया इसका, ठीक। अब हम आगे की बात करें, कहाँ पहुंचे अपन, पॉज एंड पॉन्डर पे। हो गया, ये तो समझ में आ गया ना, ये पहला और दूसरा क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बात तो ये हुआ कि जब वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस करेगा, बात समझ में आ रहा है। वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये साउंड आप तक कैसे पहुंचेगा, तो फिर वही बात आ गई, हमारे पास तो मोबाइल में आता है। अरे मोबाइल में निकलने के बाद भी अगर दूर रहते हो तो सुनाई नहीं आता है ना, पास रहते हो तो सुनाई आता है ना, तो उसके पीछे क्या रीजन है, मतलब ये साउंड प्रोपागेट होता है तो किन किन मीडियम्स, मतलब किन पे डिपेंड करता है और कैसे होता है वो सारी चीजें। तो प्रोपागेशन ऑफ साउंड, हाउ साउंड ट्रेवल वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो मैं आपको बता दूं, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, और मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अ साउंड नीड अ मटेरियल या मैटर टू ट्रेवल फ्रॉम द सोर्स टू द लिसनर। दिस मैटर थ्रू विच साउंड ट्रेवल इज कॉल्ड मीडियम। अब मीडियम क्या होता है बच्चा, मीडियम कुछ भी नहीं है, सब्सटेंस है, सॉलिड, लिक्विड और गैस है, थ्रू विच द साउंड ट्रेवल बाय मेकिंग पार्टिकल वाइब्रेट, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियम। जैसे यहां पर मान लो ये एयर में है, कहां पर है, एयर में। अभी हम वाटर में बात करेंगे, फिर हम अपन सॉलिड में बात करेंगे, ठीक है ना बच्चा। तो देखो, एयर पार्टिकल ये इसको टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, इस तरीके से क्या करेगा, एनर्जी तो ट्रांसफर कर ही रहा है, एनर्जी तो ट्रांसफर कर रहा है। ये क्या है, एयर पार्टिकल है। ये एयर पार्टिकल क्या कर रहे हैं बच्चा, वाइब्रेट कर रहे हैं। और वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं, टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, ऐसा जाएगा, वापस ऐसा आएगा, यही बैठ जाएगा, ठीक है क्या। अच्छा, फॉर साउंड ट्रेवल द मीडियम मस्ट हैव, मीडियम के पास क्या क्या होना चाहिए, पहली बात तो ये मास, पार्टिकल के पास मास, इनर्शिया होना चाहिए, ठीक है। इनर्शिया समझते हो ना, अरे वर्क पावर एनर्जी में अपन ने पढ़ा है, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है, हाउ अफेक्ट द फोर्स। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है, एग्जाम्पल कि यार ये टकराने के बाद, यहां से यहां तक जाने के बाद वापस ये अपने मीन पोजीशन पे आ जाए। पोजीशन आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब मतलब गेन कर ले, जहां से उसने शुरू करा था वापस वहीं आ जाए, ठीक है। अब ये देखो, साउंड वेव जो है, साउंड जो है अलग अलग मीडियम पे ट्रैवल करता है, उसके लिए ये डायग्राम आप इसको थोड़ा सा देख के लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हर एक चीज़ है। सॉलिड में अगर साउंड ट्रेवल थ्रू द सॉलिड वेरी फास्ट, सबसे ज़्यादा फास्ट अगर साउंड ट्रेवल करता है तो कहाँ पे, सॉलिड में। अब लिक्विड मीडियम में भी, यहाँ देखो ना भाई, ट्रेन की पटरी है, हथौड़ा मारा टन से, तुम्हारा दोस्त कहीं बहुत दूर रेल की पटरी में से कान लगा के सुन रहा है, तो उसको आवाज़ आ जाएगी। लेकिन दोस्त को बोलना ट्रेन आ रही है तो हट जाना, तो कट जाएगा, ठीक।
तो साउंड ऑफ अ हैमर स्ट्राइकिंग ऑन अ मेटल रेल, इस रेल पे तो आवाज आएगी। दूसरा, भैया ये गया डॉल्फिन से मिलने, डॉल्फिन भी बोल रही है अबे ऊपर रहना, क्या मेरे पास आया तू, ठीक है। ये आवाज़ जो कर रही है इसको यहाँ पर सुनाई आ रहा है, ये कम्युनिकेट कर रही है। अगर साउंड लिक्विड में ट्रेवल नहीं करता तो इन भाई साहब को इनकी आवाज़ आती ही नहीं, और वैसे भी साउंड ट्रेवल करता है लिक्विड से, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल। उसके बाद एयर से, एयर का तो एग्जाम्पल बता ही दिया। अभी अगर मेरे पास कोई बैठा होगा या आप भी अगर फ़ोन ऐसे देख रहे हो, आवाज़ यहाँ तक आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए उसको, एयर, और एयर तो होता है ना इसके बीच में, ठीक है। तो साउंड नीड अ मटेरियल टू ट्रेवल फ्रॉम द सोर्स टू लिसनर, दिस मैटर थ्रू विच साउंड ट्रेवल इज कॉल्ड मीडियम, और मीडियम आपके पास क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इतनी बात हो गई। अब देखो साउंड प्रोपागेट कैसे, पार्टिकल टू पार्टिकल कैसे जाता है, एक छोटा सा बता रहा हूँ, चीज़ तो बिल्कुल वही है। पहला क्या था, सोर्स वाइब्रेट, मैं अगर चिल्लाऊंगा तो मैंने आसपास के जो है ना एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेट कर दिया, है ना। वाइब्रेट कर दिया मतलब वो ऑसिलेट करने लग गए, टू एंड फ्रो मोशन करने लग गए, और जैसे टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर दिया, एक पार्टिकल अगले वाली को धक्का मारेगा, उसके बगल वाली को, तो वही बोला एडजेसेंट पार्टिकल रिसीव एंड शिफ्ट स्लाइटली, मतलब ये इसको ऐसा करेगा, ये थोड़ा सा शिफ्ट होगा, वापस इधर आएगा, फिर ये एनर्जी ट्रांसफर करते करते वहां पहुंच जाएगा। यहाँ देखो पार्टिकल पासेस वाइब्रेशन, मतलब पासेस एनर्जी ट्रांसफर करेगा भाई, पार्टिकल टू पार्टिकल, ठीक है। और फोर्थ वन, साउंड हमारे कानों तक पहुंच गई, क्या मेरा दोस्त क्या बोल रहा है, गाली बक रहा है कि क्या कर रहा है, ठीक है। अच्छा, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। ये मैकेनिकल वेव जो है ना बेटा, ये बच्चा, इसका मतलब ये बताना चाह रहा हूं, मैकेनिकल वेव का मतलब होता है यार, सुनो, इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। क्या चाहिए, ट्रेवल करने के लिए मीडियम। अब मीडियम मतलब तुम्हारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस होना चाहिए, तभी ये ट्रेवल करेगा। अभी एक और होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में काम आता है ना। वहाँ पे स्पेस में तो हवा है ही नहीं कि हमारा साउंड ट्रेवल करेगा। अच्छा, अभी अपने एनसीईआरटी में दे रखा है साउंड का प्रोपागेशन। ये देखो, ये ये लड़की है, ये इसकी बात सुन रहा है, टेबल में ये क्या कर रही है, ऐसा ठक ठक मार रही है, आवाज़ इस तक पहुँच रही है। तो साउंड तो ट्रेवल करता है सॉलिड से, ये फोकट की चीज़ है ना भाई, ठीक। एक्टिविटी 10.4, देखो ये जो साउंड है ना पानी में भी ट्रेवल करता है। अब ये चम्मच तुम बजा रहे हो, ऐसा टन से आवाज़ आ गई, ठीक है। अब ठीक है, पानी के अंदर इसको ले गए, वहाँ पे भी अगर हम बजा रहे तो तब भी आपको क्या होगा, साउंड सुनाई देगा, आपको हियरिंग होगी। अब हियरिंग कैसे होगी पता है, साउंड पानी से ट्रेवल करके कहाँ आएगा, एयर में, और एयर से ट्रेवल करके कहाँ पे आएगा, आपके ईयर तक आएगा। मतलब साउंड तो ट्रेवल पानी से भी करता है, वो तो अपन ने देख ही लिया था अभी, और डॉल्फिन वाली बात, ये वो भी वही है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, साउंड जो है ना स्प्रेड जो करता है ना चारों तरफ करता है, चारों तरफ। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो साउंड वेव निकल रहा है जो आप तक पहुँच रहा है, वहाँ बैठा उसको भी पहुँच रहा है, वहाँ जो सुन रहा है उसको भी, उसको, मतलब चारों तरफ, चारों तरफ मल्टी डायरेक्शनल होता है साउंड वेव, ठीक है। साउंड वेव इस तरीके से, जैसे ये ठहरा हुआ पानी है, इसमें अपन ने पत्थर मार दिया तो इससे लहर जो निकलेगी ये चारों तरफ निकलेगी सर्कल में। ये देखो, ये 2D डायग्राम, ये पूरा 3D डायग्राम, ऐसा बिल्कुल चलेगा खतरनाक तरीके से, सब दूर आवाज़ हमारी पहुंचेगी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इसका एक्सपेरिमेंट जो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, यहाँ से आपको सवाल भी पूछा जाएगा कि यार भैया जो साउंड है, क्या है, साउंड है, ये मीडियम से ट्रेवल करते हैं, इतना तो हमने जान लिया। क्या होगा कि अगर हम मीडियम ना रखें तो क्या साउंड ट्रेवल करेगा, बोले उसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो ये है बेल जार, ये वैक्यूम बेल जार है। ये इसका सिस्टम ऐसा है कि दो बस आपको तार निकाल के जोड़ना है इलेक्ट्रिसिटी से। ये बेल है, इलेक्ट्रिक बेल होती है ना, उस बेल को अपन ने ऐसा जार में बंद कर दिया। पहले सुनो, जब इसके अंदर एयर होगा, जब इसके अंदर हमारे पास एयर होगा तो यहाँ पे बकायदा आपकी आवाज़ सुनाई, जैसे एयर होगा और आपने क्या करा, प्लग चालू कर दिया तो आपको आवाज़ सुनाई तो देगी, आवाज़ सुनाई देगी, बात समझ में आ रहा है। लेकिन क्या करा तुमने, धीरे धीरे क्या करा, स्विच ऑन करा तो यहाँ पे आवाज़ आई, लेकिन थोड़ा सा एयर आपने पंप आउट कर लिया, एयर यहाँ से बाहर कर लिया, अब थोड़े बहुत एयर बचा है, तो पता है आवाज़ हल्की हो जाएगी। क्यों हल्की होगी, अरे वाइब्रेट करने के लिए कम पार्टिकल मिले ना एयर के, और उस तरीके से अगर आप पूरा ही एयर बाहर निकाल दो तो यहाँ आपको कोई साउंड नहीं आएगा। मतलब समझ में आ गया कि यार मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। वैक्यूम बेल जार बस इतना ही बताता है। ये कंक्लूजन ध्यान ये रखना है कि साउंड रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड या गैस
फॉर इट्स प्रोपागेशन, प्रोपागेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में ये ट्रेवल नहीं करता है, ठीक है। विद एयर बेल रिंग करेगा, पार्शियल एयर थोड़ा सा आवाज आएगा, फुल वैक्यूम नहीं आएगा भैया, नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि साउंड ट्रेवल करता है मीडियम से। अच्छा, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, अगर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो वो रेडियो कम्युनिकेशन यूज करते हैं। अब रेडियो कम्युनिकेशन क्या होता है? रेडियो कम्युनिकेशन ये होता है जैसे कि मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है वो, जो स्पेस में भी बात हो जाती है, मतलब बिना एयर में भी बात हो जाती है। बिकॉज आउटर स्पेस इज वैक्यूम, साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल, वहां पर आवाज सुनाई नहीं आता, ठीक है। अब स्पेस की बात आ गई तो यहाँ पर वो द साइलेंट फ्रंटियर आपके बुक में लिखा हुआ है। बस ये कहना था, स्पेस नियर परफेक्ट वैक्यूम, स्पेस के आसपास पूरा परफेक्ट वैक्यूम है। देयर आर ऑलमोस्ट नो पार्टिकल्स, एयर का पार्टिकल्स नहीं होता है, तो एस्ट्रोनॉट कैन नॉट हियर ईच अदर, आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाएंगे, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर रेडियो कम्युनिकेशन करते हैं। और रेडियो कम्युनिकेशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना होता है, इस वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है, ठीक है, जिससे वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। इतनी बात हो गई। अब ये असासन रीजन की बात है, वी कैन नॉट हियर साउंड of a bell ringing in a closed jar after most of the air is pumped out। भैया बहुत सारे अगर पम्प्ड आउट, बहुत सारे एयर अपन बाहर निकालेंगे तो आवाज़ फेंट हो जाती है। अच्छा, साउंड रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल, है ना। इसका भाई देखो दोनों सही है, लेकिन आर इज मोर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। इसका आंसर होगा सेकेंड। देखो ए भी सही है और बी भी सही है, मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन सबसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा है? ये देखो, साउंड रिक्वायर्ड मीडियम, बिना मीडियम के क्या ही बात कर लोगे आप, ठीक है। अब आता है क्या हमारे पास, आगे देख लेते, साउंड वेव। क्या आता है बच्चा? साउंड वेव क्या होता है, ठीक है। स्कूल में बच्चों को साउंड वेव के बारे में ये बताते हैं, या कहीं पर भी ऐसा कुछ बताते हैं कि यार भैया देखो इस तरीके से वेव होता है, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में वेव नहीं है। बोले वेव क्या है सर, कोई पूछे तो क्या बताएंगे? तो वेव ना बस इतना से याद रखना भैया, देखो साउंड सबको मालूम है कि ये वाइब्रेट होता है, एक दूसरे से टकराता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है और एनर्जी का ट्रांसफर करता है, बस वही चीज है। आपको मान ले कि यहां पर ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, तो यहां से लेके यहां तक जो जाता है कुछ भी नहीं, क्या जाता है? एनर्जी। तो कायदे से बोला जाए तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ही आपका वेव होता है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज वेव। तो भैया देखो डेफिनेशन क्या है, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस मतलब वाइब्रेशन दैट ट्रेवल थ्रू मीडियम, ऑब्वियसली मीडियम से ट्रेवल करेगा, ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बस ये हुआ, एक जगह से दूसरी जगह तक क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर करना ही क्या होता है, वेव। अच्छा, इंपॉर्टेंट की पॉइंट ध्यान रखना है यहां पर कि द पार्टिकल ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अभी ये पहले भी बात कर रखा है हमने कि एयर पार्टिकल्स, मान लो ये दूसरे एयर पार्टिकल्स को अगर ऐसा धक्का मारता है तो ये उसको इधर ऐसा धक्का मारने के बाद वापस यहीं आ जाएगा अपने मीन पोजीशन पे। बात समझ में आ रहा है? फिर ये क्या करेगा, ये एनर्जी ट्रांसफर कर लिया, इसके बीच में क्या कर लिया, एनर्जी ट्रांसफर, फिर ये एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, फिर वो वापस यहीं आ जाएगा। ये इस तरीके से काम चलता है, ठीक है। अच्छा, ओनली द डिस्टर्बेंस ट्रेवल, सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रेवल करता है, डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस क्या लेके जा रहा है, एनर्जी, मतलब एनर्जी ही ट्रेवल करता है, इस बात का याद रखना। द पार्टिकल वाइब्रेट मतलब ऑसिलेट अबाउट द मीन पोजीशन, बोला ना ये मीन पोजीशन, जाएगा वापस यहीं आ जाएगा, इसको बोलेंगे मीन पोजीशन। साउंड वेव थ्रू अ मीडियम इन अ फॉर्म ऑफ साउंड, क्या बोल रहा है, साउंड ट्रेवल थ्रू अ मीडियम इन अ फॉर्म ऑफ साउंड वेव, और उस जो मीडियम में जो ट्रेवल करता है साउंड, किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, साउंड वेव के फॉर्म में। बात समझ में आ रहा है? तो ले देखे हमारे पास पार्टिकल का वाइब्रेशन ही है, और वो वाइब्रेशन क्या करता है, एनर्जी का ट्रांसफर करता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक, किसके, मीडियम के। अच्छा, इसमें पार्टिकल कैन वाइब्रेट इन टू वेज, दो वे में क्या करेगा, वो वाइब्रेट करेगा। पहला, अगर पार्टिकल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, मान लो यहां पे ये आपका क्या है, सोर्स है, ठीक है, अभी समझाता हूं, और ये इधर जा रहा है, यहां पर आपके पास लिसनर है, तो वेव का प्रोपागेशन किधर हो रहा है, अरे वेव प्रोपागेशन इधर हो रहा है क्या, ये आपका हो जाएगा वेव प्रोपागेशन, ये हो रहा है इधर वेव प्रोपागेशन। अगर इधर हो रहा है और पार्टिकल अगर ऐसे ही वाइब्रेट कर रहा है,
इधर गया और इधर गया, तो क्या ये पैरेलली वाइब्रेट करा गया? तो जब ये पैरेलली वाइब्रेट करेगा तो उसको हम उस टाइम पे जो वेव होगा उसका नाम देंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव। और अगर परपेंडिकुलरली मतलब इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, यह देखो पैरेलली इधर जाएगा वापस इधर आएगा, और वेव भी आपका किधर जा रहा है? इधर। इसमें वेव आपका इधर जा रहा है, वेव प्रोपागेशन किधर है? वेव प्रोपागेशन हमारा सर इधर है, और पार्टिकल इस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तब बनेगा हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। अब मैं इसको बहुत अच्छे से समझाता हूं, ये पेज खाली है, यहां देखो। एक बात तो पक्का पता चल गया कि अगर वेव का प्रोपागेशन मेरा इधर हो रहा है और पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में इधर और इधर आ रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, और अगर वेव मेरा ऐसा जा रहा है और पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल, और ये हो जाएगा ट्रांसवर्स। ठीक है, ये दो तरीके से वेव बनता है हमारे पास, ये दो तरीके से वेव बनता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो बस इतना सा लिख लो तो भी काफी है, बाकी एक और है डिफरेंस, वो भी लिख लोगे तो मजा ही आ जाएगा। तो पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल टू वेव डायरेक्शन, जिधर वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, मतलब वेव भी आगे जा रहा है और वाइब्रेट भी ऐसे ही जा रहा है उसी डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, हैज कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। है ये पॉइंट जो आया है ये बड़ा मजेदार है, ये अब भी आपको मिलेगा अगले पेज में, अभी मैं बताता हूं। ये क्या करेगा? कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन बनाएगा, और ये क्या बनाता है? क्रस्ट एंड ट्रफ बनाता है। ये कुछ भी समझ नहीं आएगा क्योंकि वेव अभी हमने बताया नहीं आपको। अच्छा, एग्जांपल साउंड वेव और स्लिंकी पुश, अभी दिखाता हूं स्लिंकी कैसा होता है। लाइट वेव, वाटर वेव, ये ट्रांसवर्स वेव होते हैं। मैकेनिकल वेव बोला था जिनको मीडियम मटेरियल चाहिए ट्रेवल करने के लिए, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं चाहिए। यहां पर एक चीज बहुत खास बात है, मैकेनिकल वेव, वेव दैट रिक्वायर्ड मटेरियल टू मीडियम टू ट्रेवल आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। जिसको मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव। साउंड जो लॉन्गिट्यूडनल होता है एंड वाटर सरफेस ट्रांसवर्स होता है, मतलब साउंड का जो वेव है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और वाटर में जो वेव क्रिएट होगा वो ट्रांसवर्स वेव है, ये याद रखना। बोले वाटर कौन सा वेव क्रिएट करता है, तो आपको बोलना क्या है? ट्रांसवर्स वेव। ये क्वेश्चन है, ये अच्छे से लिख सकते हो आप बहुत अच्छे तरीके से। लॉन्गिट्यूडनल वेव, इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन, याद रखना है, ऑफ द वेव प्रोपागेशन और वेव ट्रेवल। जिधर वेव जाएगा उधर ही हम जाएंगे, भेड़ चाल वाली लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ठीक है, और यहां पर ट्रांसफर वेव में आड़े काम करने, उल्टे काम करेंगे। यहां पर एग्जांपल देखो, ये स्लिंकी ये रहा, ये ठीक है, यहां देखो कहीं पतला कहीं ज्यादा, ये स्लिंकी है। अब इसका एक्सपेरिमेंट भी है, वो भी हम करने वाले। स्प्रिंग को अगर आप खींचोगे तो जहां ज्यादा होगा उसको बोलेंगे कंप्रेशन, जहां कम होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेयरफेक्शन। कंप्रेशन पास पास, रेयरफेक्शन दूर दूर। ठीक है, अब यहां पर देखो, एक काम करो, ऐसा खूंटा से एक रस्सी बांध दो, खूंटी से एक रस्सी बांध दो और इसके ऐसे ऐसे लहर बनाओ, तो ये वेव का प्रोपागेशन इधर है, लेकिन पार्टिकल जो है ना ऊपर नीचे हो रहा है, और ये जो ये है इसको बनता है क्रस्ट, और नीचे जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रफ। ठीक है, अब ये सारी चीजें बहुत अच्छे से लिख सकते हो। वीडियो पॉज करो और ये डायरेक्शन, ये अगर लिख के आ गए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, और ये अगर ये डायग्राम बना ली किसी तरीके से, तो भैया आपको तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब पैरेलल और ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर, इसका ध्यान रखना बच्चा। ये स्लिंकी वाला एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को हम लोग समझाएंगे। यहां पे देख पा रहे हो बेटा, जहां बच्चा ये अगर यहाँ पे ज़्यादा है तो ये कंप्रेशन है, यहाँ पे अगर कम है तो रेयरफेक्शन है। इसको इस तरीके से बांट दूँ, मैं नहीं बांट पा रहा हूँ। यहाँ देखो, ये रेयरफेक्शन, मान लो ये पूरा एक है, ये रेयरफेक्शन, ओ सॉरी, ये रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन। समझ आ गया? समझ आ गया? बस उसी तरीके से यहाँ पर अगर मान लो तुम एक स्लिंकी को ऐसा दूर दूर करते हो, जब ऐसा करते हो तो यहां पर जो ये लाइन से कम बनेंगी, कम दिखेंगी, तो ये होगा रेयरफेक्शन। और अगर आप इसको ऐसे पास पास लाते हो, ओए पास पास लाते, क्या हो गया? जब आप इसको पास पास लाते हो तो क्या बनेगा? कंप्रेशन। ये पूरा वही चीज है। देखो क्या है सेटअप, स्ट्रेच अ स्लिंकी स्मूथ फ्लोर
बिटवीन टू स्टूडेंट, एक स्मूथ फ्लोर पे दोनों स्टूडेंट मिलकर इसको ऐसा स्ट्रेच कर रहे हैं, तो अगर पुश फॉरवर्ड करेंगे तो कंप्रेशन बनेगा, ऐसे अगर दबाएंगे तो कंप्रेशन बनेगा, पुल बैक करेंगे तो क्या बनेगा, रेयरफेक्शन बनेगा। ऑब्जर्वेशन, ये बार बार अगर करते रहोगे तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनता ही रहेगा, और ऐसा ही वेव बनाता है। यहां देखो स्लिंकी में क्या कर रहा है, देखो कॉइल को अगर हम पुश करेंगे टुगेदर तो कंप्रेशन बनेगा, मतलब पास पास, ये देखो पुश कर रहे हैं हम इन दोनों को, इसको पुश कर रहे हैं तो क्या बना, कंप्रेशन, स्प्रेड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, रेयरफेक्शन। डिस्टर्बेंस मूव अलोंग स्प्रिंग, और यहां पे डिस्टर्बेंस किसके, इस स्प्रिंग के अलोंग मूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वेव मूव थ्रू द मीडियम, इतनी बात मालूम है। कॉइल रिटर्न टू ओरिजिनल फेस, इसमें भी क्या होगा, ये भी पार्टिकल रिटर्न टू रेस्ट इन पोजिशन, ठीक है। ये डिफरेंस या स्लिंकी, ये एग्जांपल बता दिया मैंने। अब पेज नंबर जो 189 है, वहां पर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को समझाने के लिए इन्होंने जो बोला है वो कुछ गैस का एग्जांपल लिया है। मैंने ये फोटो इसलिए डाला है ताकि मैं आपको ये दिखा पाऊं, मेरे को तो सिर्फ ये दिखाना है। मान लो कि यहां पर क्या है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर में बहुत सारे गैस है। अब ये पिस्टन है, पिस्टन अभी के ऐसे के ऐसे ही है। अब पिस्टन को अगर आप दबाओगे तो इसका एरिया ए है, इसका एरिया क्या है बच्चा, एरिया ए है। अगर आप इसको दबाओगे तो क्या होगा, एयर पार्टिकल पास पास आ जाएगा, एयर पार्टिकल पास पास आ जाएगा तो यहां पर क्या होगा, जो प्रेशर होगा, प्रेशर, क्या ये प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और एयर पार्टिकल पास पास आ गया तो भैया एक और चीज होगा, इसकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। बोले प्रेशर इंक्रीज कैसे होता है, देखो ये एयर पार्टिकल रैंडम मोशन करती है, इधर उधर इधर उधर सब दूर जाती है, और यहां पे क्या लगाती है, फोर्स। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। आपने क्या करा, एरिया यहां पर ज्यादा था, यहां पे एरिया कम कर दिया, अगर ये कम होगा तो ये मेरा बढ़ जाएगा। याद रखना कि जब हम कंप्रेस करेंगे तो एरिया कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, कंप्रेस से बनेगा आपका कंप्रेशन। और लगे हाथ क्या करा आपने, यहां पर इसको ऐसा दूर खींच लिया तो एरिया क्या कर दिया आपने, इंक्रीज कर दिया। यहां पर एरिया क्या किया था आपने, डिक्रीज कर दिया, यहां पे एरिया क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। एरिया इंक्रीज कर दिया तो गैस पार्टिकल को क्या जगह मिल गई, और जगह मिल गई तो ये दूर दूर आ गए, दूर दूर आ गए मतलब रेयरफेक्शन, दूर दूर आ गए मतलब रेयरफेक्शन। और ये काम अगर आप कंटिन्यू करते चलोगे तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनता जाएगा, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनता जाएगा। इसी तरीके से साउंड वेव जब एयर में ट्रेवल करता है तो एयर पार्टिकल्स के बीच में भी ऐसा ही होता है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होता है। अब यहां देखो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन एयर पार्टिकल्स के हिसाब से, अगर यहां पे पास पास है तो क्या बनेगा, कंप्रेशन। अगर यहां पे दूर दूर, जैसे यहां देखो देखो देखो, ये और ये यहां पर पास पास है ना, ये और ये पास पास है तो कंप्रेशन, बीच में क्या खाली खाली है ना, तो क्या बनेगा यहां पे, रेयरफेक्शन। समझ आ रहा है, यहां पर देखो ये कंप्रेशन, यहां पे देखो कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। कंप्रेशन क्या होता है, यहां पर ध्यान से सुना, अ रीजन वेयर पार्टिकल आर पुश्ड क्लोजर, क्लोजर, पास पास, टुगेदर, प्रेशर इज हाई, पार्टिकल आर डेंसली पैक्ड। यही तो बोला था कि प्रेशर इंक्रीज करेगा और डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा। रेयरफेक्शन आ रीजन वेयर पार्टिकल्स आर स्प्रेड फर्दर अपार्ट। जब वो पिस्टन खींचा था तो ऐसा हुआ था, प्रेशर इज लो, इस केस में प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और डेंसिटी भी क्या होगी आपकी, कम होगी। तो साउंड वेव बराबर अल्टरनेटिंग कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन मूविंग थ्रू अ मीडियम, ऐसा ही होता हे। ये आप पूरा डायग्राम बना लो बच्चा, इस डायग्राम मतलब ये पूरा डिफरेंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके पास डिफरेंस का, कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, तो आप इसको एकदम प्यारे तरीके से लिखो। कंप्रेशन, कंप्रेस, अरे किसी को भी कंप्रेस करेंगे तो पास पास आएगा ना, तो कंप्रेस होगा कंप्रेशन, दूर दूर से रेयरफेक्शन, ठीक है। अच्छा, रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड डेंसिटी, जहां पे कंप्रेशन होगा हाई डेंसिटी होगी, हाई प्रेशर होगा। पार्टिकल्स क्राउडेड टुगेदर, आपस में पार्टिकल का क्राउड ज्यादा बढ़ेगा। क्रिएट क्रस्ट ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इक्विवेलेंट टू पीक ऑफ द वेव। अच्छा एग्जांपल, टाइटली कंप्रेस्ड स्लिंकी सेगमेंट और डेंस एयर मॉलिक्यूल। ये टाइटली, ये देखो टाइटली अपन ने कंप्रेस कर दिया, कंप्रेशन कर दिया, रेयरफेक्शन, ठीक है। ये कंटिन्यूसली ऐसा बनते जाता है। यहां देखो कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, वेव का प्रोपगेशन, ऐसा
देख पा रहे हो? अच्छा, रेयरफेक्शन में देखो, रीजन लो प्रेशर, लो डेंसिटी, पार्टिकल स्प्रेड अपार्ट। अब ट्रफ, ट्रांसफर, अगर ट्रांसवर्स वेव होगा तो ट्रफ बनाएगा, ठीक है। एग्जांपल स्ट्रेच, स्लिंकी, इस तरीके से खींचो। ये डिफरेंस आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। अच्छा, हाउ साउंड वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। कैसे मीडियम में वो साउंड वेव डिस्टर्ब करता है? साउंड वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। तो साउंड वेव अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन। साउंड वेव होता क्या है? देखो, ये डेफिनेशन लिख सकते हो। ये एक तरह से साउंड वेव का डेफिनेशन है। अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन दैट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम transferring energy from one point to another without permanently displacing the medium particle। समझ आ गया? आगे बढ़ेगा इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, सोर्स वाइब्रेट करेगा तो क्या बनाएगा? क्रस्ट क्रिएट्स कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन रीजन्स। वेव ट्रेवल करेगा, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, मूव थ्रू द मीडियम। एनर्जी ट्रांसफर करेगा भैया, कहां से? सोर्स से लिसनर तक। ये देखो, अब इसको ना ग्राफ से समझते हैं। अभी हमने ग्राफ ऐसा बोला है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब कंप्रेशन होता है तो प्रेशर बढ़ता है और डेंसिटी भी बढ़ता है। जब रेयरफेक्शन होता है तो प्रेशर घटता है और डेंसिटी भी घटता है। मान लो, इसको मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां देख लो, यहां पे कंप्रेशन हो रहा है, प्रेशर पीक पर है। यहां पे P बराबर क्या है? मैक्सिमम है। P और D क्या है आपका? मैक्सिमम है। यहां पर P और D क्या है आपका? मिनिमम है। फिर यहां पे मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। इस तरीके से हो रहा है क्या? कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। अच्छा, ये जो यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर ना प्रेशर जीरो नहीं होगा। इस केस में प्रेशर बराबर जीरो नहीं होगा। क्यों? अरे आपने जिस सिलेंडर में एयर भर के रखा है वो एयर तो प्रेशर एग्जर्ट करेगा ना उसके वॉल पर। यहां देख लेना बच्चा, कहां गया यार? आगे पहुंचे थे मैं। यहां देखो यार, यहां पर जो आपने जो भरा है गैस, ये तो इसके पास तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा ना। जब कंप्रेशन करा तो प्रेशर बढ़ गया, जितना पहले था उससे बढ़ा। जब आपने रेयरफेक्शन करा, मतलब इसको खींचा, तो क्या हो गया? प्रेशर घट गया। ये बोलना चाह रहा हूं मैं। तो इसको ग्राफ अगर मैं बोलूं कि यार भैया ये जो ग्राफ जो है यहां पर जीरो नहीं है, याद रखना। चलो, मैंने बोला कंप्रेशन, क्या यहां पर प्रेशर और डेंसिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यहां पर मैक्सिमम हो गया। अरे यहां पर कहीं ये मिनिमम ले लिया मैंने, फिर यहां पर कहीं मैक्सिमम हो गया, यहां पर कहीं क्या हो गया? मिनिमम, फिर यहां पे मैक्सिमम, फिर यहां पे मिनिमम। अब मैं इसको अगर ज्वाइन करूं, इसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो ऐसा कुछ जाएगा मेरे पास। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये इसको हम लोग बोलते हैं वेव। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मतलब वेव प्रोपागेशन, इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। और यही हमको दिखाया करते हैं, ये रहा साउंड वेव। नहीं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ही एक्चुअल में क्या है? साउंड वेव है। आगे बढ़ो। हाँ, ये सोनिक बूम, ये बहुत खतरनाक टॉपिक है। देखो, ये थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी का मतलब कहता है सुपरसोनिक स्पीड, द ब्रेकिंग द साउंड बैरियर। देखो, ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। ये सुपरसोनिक अपनों को है भी सही। देखो बच्चा, क्या होता है जब रॉकेट वॉकेट चलती है ना तो कैसी आवाज आती है वो दिखाता हूं। बोले स्पीड ऑफ अ साउंड, अगर बात करेगा कोई साउंड की स्पीड कितनी होती है, अभी आगे जब हम पढ़ेंगे ना कैरेक्टरिस्टिक, तब आपको मिलेगा 343 मीटर पर सेकेंड, और ये 1235 किलोमीटर पर आवर। ये 20 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि साउंड जो है ना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहां देखो, सबसोनिक साउंड क्या होता है? सबसोनिक साउंड का मतलब ये होता है कि सबसोनिक का मतलब होता है साउंड से कम स्पीड। अच्छा, ये मैच 1 है। मान लो कि एक एयरक्राफ्ट है, ये वाला एयरक्राफ्ट है, इसकी स्पीड क्या है? 200 मीटर पर सेकेंड। अब मैच 1 का मतलब ये हो जाएगा, ये 200 बटा 343, क्या ये आपका 0.58, मतलब ये लेस देन 1 है क्या? तो जब साउंड की स्पीड, या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी जो साउंड जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी स्पीड अगर, नहीं यार, एयरक्राफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, एयरक्राफ्ट जो है ना 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है या उड़ रहा है, ठीक है। तब देखोगे तो साउंड की स्पीड से कम है क्या? और साउंड की स्पीड से अगर कम है
तो क्या होगा? अरे आवाज का क्या होगा? बहुत धीरे धीरे पहुंचेगी हमारे पास, बहुत धीरे धीरे पहुंचेगी। तो मैकेनिकल 1 का मतलब, मैच 1 का मतलब होता है लेस देन, कुछ ऐसा। अच्छा, अब सोनिक क्या होता है? साउंड की स्पीड के बराबर। मैच 1 इसलिए बोला है कि मान लो कि एयरक्राफ्ट की स्पीड कितना हो गया, 343 डिवाइड बाय 343, तो क्या जाएगा 1। तब उस टाइम पे जो साउंड की स्पीड रहती है, या फिर उस साउंड को जो हम नाम देते हैं, वो क्या नाम देते हैं? सोनिक। क्या नाम देते हैं? सोनिक। अब सुपर सोनिक जो होता है ना, ये साउंड से ज्यादा स्पीड हो जाती है। अच्छा, साउंड से ज्यादा स्पीड मतलब मान लो कि आपका एयरक्राफ्ट कितने 700 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है, और तो हम डिवाइड कर देंगे 343 से, तो क्या ये ग्रेटर देन 1 आएगा? अरे 2.3 समथिंग कुछ भी आएगा। क्या ये ग्रेटर देन 1 है क्या? जब साउंड की स्पीड और जो एयरक्राफ्ट जो स्पीड, जिस स्पीड से जा रहा है, उसकी स्पीड और साउंड की स्पीड, ठीक है, किसकी स्पीड ज्यादा है? एयरक्राफ्ट की। तो उस टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग बोलेंगे भैया सुपरसोनिक। और हाइपरसोनिक मतलब 5 गुना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड, 1800 मीटर पर सेकंड के लगभग। तो यहां पर एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आता है कि ब्रेकिंग द साउंड बैरियर, ब्रेकिंग द साउंड बैरियर। नाम से समझ में आता है कि साउंड बैरियर, उसको अपन ब्रेक कर देंगे। साउंड की स्पीड क्या है? 343, हवा से तेज रफ्तार में चल रहा है वो एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो क्या है? व्हेन एन एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट क्रॉस मैच 1, मतलब मैच 1 तो मतलब 1 के बराबर आ जाएगा, मीनिंग इट स्टार्ट फ्लाइंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, इट सेड टू बी ब्रेकिंग द साउंड स्पीड। मतलब जब भी कोई एयरक्राफ्ट हवा की स्पीड से तेज जब उड़ेगा, तो उस टाइम पे जो साउंड होगा वो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रेकिंग द साउंड बैरियर, ठीक है। अब यहां पर सोचने वाली बात है, जरा सा सोचो एक फाइटर जेट बहुत तेज उड़ रहा है, ध्यान से सुनना। फाइटर जेट बहुत तेज उड़ रहा है, अगर जेट साउंड से धीरे उड़ रहा है तो उसकी आवाज उससे आगे चली जाएगी। जेट क्या साउंड से अगर धीरे चल रहा है तो उसकी आवाज जो है ना उसके आगे चली जाएगी, और फिर बहुत बेकार साउंड आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर जेट की साउंड तेज उड़ रहा है, मतलब अगर जेट साउंड से तेज उड़ रहा है तो जेट अपनी ही साउंड को पीछे छोड़ देगा। भाई अगर तेज उड़ रहा है, आवाज निकली, वो आगे, साउंड किधर आएगा? पीछे, ठीक है। अब साउंड वेव मिलकर, अब ये जो पीछे छोड़ देता है, वो साउंड वेव आपस में मिलकर क्या बनाता है मालूम है? शॉक वेव बनाती है। और ये जो शॉक वेव है, जब ये शॉक वेव हमारे तक पहुंचती है तब एक बूम की आवाज आती है, इसी को हम लोग बोलते हैं सोनिक बूम। ये आपका एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा हूं मैं? सोनिक बूम, ठीक है। व्हेन एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, इट क्रिएट अ पावरफुल शॉक wave. When it shock wave reach the ground, it produce a loud boom sound. This loud sound is called sonic boom. बस इतना याद रखना है, जब कोई एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से तेज दौड़े तो अपनी आवाज को पीछे छोड़ देता है, और जब पीछे छोड़ देता है तो क्या होता है बच्चा? वो फिर हम तक जब पहुंचती है तो बूम की आवाज आती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सोनिक बूम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है भैया, बोले कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन मूव थ्रू अ मीडियम, एकदम सही बात है। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन मूव थ्रू अ मीडियम, एकदम सही बात है। दूसरा, इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम कंटिन्यूसली मूव फॉरवर्ड विद द वेव। नहीं यार, ये मीडियम पार्टिकल तो मूव करता ही नहीं ना, मीडियम पार्टिकल मूव नहीं करता है, तो ऑप्शन इसका क्या जाएगा? ए सही है, आर गलत है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। पॉज एंड पॉन्डर हो गया। अब देखो साउंड, एनर्जी फॉर साउंड। अरे यार स्पीकर लो, स्पीकर में कुछ आटा वाटा रख दो और तुम उसको बजा दो, आटा उछलने लग जाएगा, मतलब साउंड के पास एनर्जी है। और आफ्टर ऑल साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, बस यही चीज है। यहाँ देखो इसने क्या करा था, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स रख दिया और ये थाली लिया। ये सारा थाली बजाने वाला सिस्टम खत्म क्यों नहीं हो रहा यार? ये देखो हमने कोरोना में खूब थाली बजाई, ताली बजाई, अब ये बच्चे भी ताली बजाएंगे और थाली बजाएंगे। खैर क्या बोलूं मैं इनको। तो बस ये कहना चाह रहा हूं, जब यहां पे तुम इसको बजाओगे तो ये पार्टिकल्स हरकत में आएगा, ठीक। तो वही कहना चाह रहा हूं कि साउंड के पास एनर्जी होता है। अच्छा, एनर्जी कैरीज, क्या साउंड कैरीज एनर्जी? कंक्लूजन क्या है? साउंड मतलब एनर्जी इन मोशन में रहेगा। देखो ग्रेन्स मूव करेंगे, साउंड वेव कैरिड इनफ एनर्जी टू मूव द ग्रेन्स ऑन द मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में बोलो या इस मेम्ब्रेन में बोलो, इस जगह बोलो।
अच्छा, मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा। मेम्ब्रेन क्या है, साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू द मेम्ब्रेन। और साउंड एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में। आपको मालूम है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब यहाँ पे कंक्लूजन जो है, यहाँ पे साउंड वेव कैरीज एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, मतलब जब मीडियम से ट्रेवल करेगा तो साउंड वेव एनर्जी निकालेगा। ये भी वही डायग्राम है, स्पीकर वगैरह, लाउड स्पीकर, ये सब क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी। अच्छा, रियल वर्ल्ड ऑफ द साउंड एनर्जी, ग्लास ब्रेकिंग। बच्चा ग्लास ब्रेकिंग क्या होता है, कांच टूट जाता है। कभी देखा होगा आपने, बम धपाका, बम फटा, कांच फट गया, ठीक है, तो वो साउंड वेव की वजह से फटता है, क्योंकि साउंड वेव कैरी एनर्जी। हियरिंग, एनर्जी मूव्स एयरडम, हमारे कान तक पहुंचती है, कन्वर्टेड इनटू नर्व सिग्नल और ब्रेन तक जाता है। अभी हमारे पास ह्यूमन एयर भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, यहां पर क्या है भैया, पॉज एंड पॉन्डर में, व्हेन साउंड ट्रेवल फ्रॉम अ ट्यूनिंग फॉग टू योर ईयर, ट्यूनिंग फॉग से हमारे पास कानों में आवाज आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअली रीच, आपके कान तक एक्चुअल में क्या पहुंच रहा है, एयर पार्टिकल्स नियर द ट्यूनिंग फॉग, नहीं यार, एयर पार्टिकल तो पहुंचती नहीं, जो है वही रहती है। एनर्जी कैरीज बाय द साउंड वेव, हाँ एनर्जी। ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ द मटेरियल, नहीं वो भी नहीं पहुंचता। कंटिन्यूस स्ट्रीमिंग कंप्रेशन, नहीं यार, ये आंसर सही होगा। एनर्जी पहुंचता हम तक क्या पहुंचता है, एनर्जी पहुंचता है। आहा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट। अभी देखो हम ग्राफ बनाएंगे, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। जो ग्राफ होता है बच्चा, कैसे, वो ग्राफ मैंने अभी बना के बताया था। देखो, जहां पर कंप्रेशन होगा वहां पर प्रेशर मैक्सिमम में आएगा, जो मैंने बोला था यहां से यहां तक जाएगा। जहां पर रेयरफेक्शन होगा वहां पे क्या होगा, प्रेशर मिनिमम में जाएगा। तो यहां देखो, जहां पर आपके पास कंप्रेशन है वहां पे ग्राफ ऐसा मैक्सिमम, जहां पे रेयरफेक्शन है वहां पे मिनिमम। तो ये इस तरीके से ग्राफ आपका बनता है, जो मैंने पहले ही बता दिया था, इस तरीके का। जहां पे कंप्रेशन, यहाँ पे प्रेशर जीरो नहीं है, अगर यहाँ पे कंप्रेशन, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम लिया तो यहाँ पे रेयरफेक्शन, ये यहाँ पे मिनिमम हो गया, फिर यहाँ पे आपका मैक्सिमम हो गया, फिर यहाँ पे मिनिमम, फिर यहाँ पे मैक्सिमम, फिर यहाँ पे मिनिमम। इस तरीके से अगर हम उठाएंगे तो ये ग्राफ बिल्कुल ऐसा बनेगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब आपका पॉज एंड पॉन्डर में बोला क्या मालूम है, आपको ग्राफ बना के बताना है कि ग्राफ कैसा आएगा हमारे पास। तो देखो ध्यान से सुनो, क्या यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, मतलब इसका टॉप पॉइंट यहाँ पर कहीं होगा। यहाँ देखो, लाल वाली दिख रही है, नहीं दिख रही, ब्लू वाली ले लेता हूँ। यहाँ देखो कंप्रेशन, अरे ये फ्रंट, यहाँ पे कंप्रेशन है तो ऊपर होगा ये, उसके बाद इधर क्या है, रेयरफेक्शन है, तो ग्राफ आपका ऐसा आएगा। फिर ओहो, बिल्कुल ये इस तरीके से, जहां पे कंप्रेशन आ रहा है वहां उठा दो, जहां पर रेयरफेक्शन आ रहा है वहां पे नीचे बिठा दो, ठीक है। ये इस तरीके से आपका ये ग्राफ बनेगा। देखो ना, यहां पर कंप्रेशन और मिटा दिया मैंने, कंप्रेशन ऊपर, रेयरफेक्शन नीचे, कंप्रेशन ऊपर, रेयरफेक्शन नीचे। पता है इसका जो ये मिड पॉइंट है ना, यहां पर आना चाहिए, एकदम बिल्कुल ऐसा आना चाहिए। ये जो मिड पॉइंट है ना, यहां पर आना चाहिए। ये जो मिड पॉइंट है ना, इस जगह आना चाहिए। मिड पॉइंट इस जगह आना चाहिए। ये इस तरीके से होता है। क्लियर है। अच्छा, यहां पर क्या है, रेयरफेक्शन है पहले, फिर कंप्रेशन है, मतलब ऐसा उठेगा ये। बस समझ जाओ, समझ जाओ। यहां पर एयर कंप्रेशन, 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 रेयरफेक्शन, 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 कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन। ये हो गया, बन गया ग्राफ। बनाना है बस, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब पूरा रिमेंबरिंग ये है हमारे पास कि भैया क्या क्या हमने पढ़ा, वो पूरी चीज। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाँ ठीक है। साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है, हाँ ठीक है। साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, सॉलिड लिक्विड और गैस, हाँ ठीक है भैया। साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव इधर जाता है और इधर जाता है, फिर से मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव जिधर वेव प्रोपागेट होता है उसी डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स वेव अगर इधर जा रहा है तो पार्टिकल इस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, ठीक है क्या, इतनी बात। ये देखो कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। यहाँ पे ग्राफ अगर बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा हमारे पास, ठीक।
यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल बहुत पास पास होता है, लिक्विड थोड़ा दूर और गैस तो और ही दूर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, पार्टिकल ऑफ द मीडियम ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, है ना, डू नॉट ट्रेवल, पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता है। प्रेशर एंड डेंसिटी वेरी इन द मीडियम, मीडियम के हिसाब से प्रेशर और डेंसिटी वेरी करता है। कंप्रेशन मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम डेंसिटी, रेयरफेक्शन मिनिमम प्रेशर एंड डेंसिटी। पीक पे होता है क्रस्ट और वैली पे होता है ट्रफ। अभी बताऊंगा क्रस्ट एंड ट्रफ क्या होता है। अब बाकी चीजें देखो, एग्जाम्पल ऑफ साउंड, थंडर, म्यूजिक, ह्यूमन वॉइस, बेल, स्कूटर, ये पूरा रिवीजन था हमारे पास। ओके, अब देखो, अब जो मैं बात कर रहा हूं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। यहां से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बच्चा, और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं एक एक करके बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। एक पहले वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और स्पीड ऑफ अ साउंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा ये चीज। देखो बस फटाफट, सबसे पहले अगर हम बात करें वेवलेंथ, वेवलेंथ अगर तुम देख पा रहे हो यहां पर, तो ये क्या है, यहां पर ये आपका है क्या, रेयरफेक्शन, ये है कंप्रेशन, फिर ये हो गया रेयरफेक्शन, ये हो गया कंप्रेशन, फिर हो गया रेयरफेक्शन। डेफिनेशन अगर देखो वेवलेंथ को हम लोग किस तरह डिनोट करते हैं, ग्रीक वर्ड है लैम्बडा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट इन द सेम फेज, मतलब या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। एग्जांपल क्रस्ट टू क्रस्ट और कंप्रेशन टू कंप्रेशन। अभी देखना मेरी बात सुनो, वेवलेंथ क्या होता है, ये एक मेरे पास क्रस्ट है और एक मेरे पास क्या है, क्रस्ट है, सॉरी कंप्रेशन है। यहां इसके बीच का जो लेंथ होगा उसी को हम लोग बोलेंगे एक वेवलेंथ। लेकिन ये जरूरी नहीं है, आपके पास या तो दो रेयरफेक्शन होगा, उनके बीच का कंसेक्यूटिव, ये भी आपका क्या होगा, वेवलेंथ होगा। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, ये भी एक वेवलेंथ होगा, यहां से लेके यहां तक भी एक क्या है, एक वेवलेंथ है। मतलब कंप्रेशन टू कंप्रेशन बोलो या रेयरफेक्शन टू रेयरफेक्शन बोलो। अच्छा एक और बात बता दूं, जो ऊपर आता है पीक पे इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, और नीचे जो आता है वैली पे इसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ। तो ये डेफिनेशन ऐसा भी हो जाता है, द सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट एंड टू ट्रफ इज माय वेव लेंथ। तो इस डेफिनेशन को अच्छे से याद रखना बच्चा। अच्छा ऐसा यूनिट की बात करें तो लेंथ है तो मीटर होगा, सिंबल लैम्बडा होगा। ऑल्सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। अब ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है मालूम है, सुनो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मान लो यहां पर ये पार्टिकल है, तुमने यहां पे ये सोर्स साउंड ट्रेवल करवाया, पहले तो ये एग्जीक्यूट होकर इधर गया, फिर वो इधर आया, फिर वो इधर गया, फिर वो वापस यहां आ गया। इसको हमने क्या बोला, मीन पोजीशन। ये जब पूरा कंप्लीट कर लेता है तो इसको हम लोग बोलते हैं वन साइकिल। क्या बोलते हैं इसको हम, वन साइकिल या वन ऑसिलेशन, या वन साइकिल बोलो या वन ऑसिलेशन बोलो, ठीक है। अच्छा वन साइकिल और वन ऑसिलेशन जो है ना, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, एक ऑसिलेशन का मतलब, एक ऑसिलेशन का मतलब एक होता है क्रस्ट और एक होता है क्रस्ट बोलो या ट्रफ बोलो, या एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रहा है भैया। अच्छा वेवलेंथ तो हो गया। अब यहां देखो इसका मुझे वेवलेंथ अगर निकालने की बात करें बुक से, बुक के हिसाब से, ये कंप्रेशन, ये भी आपका क्या है कंप्रेशन, कंप्रेशन और कंप्रेशन के बीच में लैम्बडा, और रेयरफेक्शन और रेयरफेक्शन के बीच में लैम्बडा, लेंथ यही होता है। या फिर क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में, या फिर ट्रफ और ट्रफ के बीच में, ठीक है। ये देखो वेवलेंथ यहां पर बहुत पास पास हो रहा है क्या, ये वेवलेंथ, ये एक वेवलेंथ हो जाएगा, ये एक वेवलेंथ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। देख पा रहे हो बस क्रस्ट एंड ट्रफ। अरे अपने बुक में सारी चीज दे रखी है, बुक के हिसाब से पढ़ाऊंगा। अच्छा वेवलेंथ में क्या क्या बात याद रखना है, सबसे पहले डेफिनेशन, द वेवलेंथ इज लैम्बडा, लैम्बडा से लिखते हैं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन और कंजुगेटिव रेयरफेक्शन, या फिर बोलो इसकी जगह क्रस्ट और इसकी जगह बोलो ट्रफ। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लैम्बडा से तो हम लिखते हैं जो डिस्टेंस क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में आएगा, या कंप्रेशन और कंप्रेशन के बीच में आएगा, या रेयरफेक्शन या रेयरफेक्शन, या ट्रफ और ट्रफ। बस समझ में आ रहा है, इजी। यहां देखो कंप्रेशन रिकवरी वन वेवलेंथ, ये जो बताया वो चीज आप यहां लिख सकते हो। अच्छा वॉकिंग में क्या है, एक स्टेप इधर गया, एक स्टेप इधर गया, ये वापस आया, वापस आया, ये पूरा जो वेवलेंथ रहेगा। अरे मीन पोजीशन है ना, ये आपका मीन पोजीशन, इधर गए, इधर आए, फिर इधर गए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक वेवलेंथ। द डिस्टेंस फ्रॉम वन लेफ्ट फुट टू द नेक्स्ट फुट, लेफ्ट फुट प्रिंट इज वन वेवलेंथ। बाकी वहां पे ओशन टाइड्स निकलती है, तो ये देखो एक ऊंचाई से लेके दूसरे ऊंचाई तक जो होगा ये मेरा वेवलेंथ होगा, ठीक।
अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको अगर समझ लिया तो आगे के सारे काम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है ना, इसके बारे में आपको ध्यान ये रखना है, ये डिपेंड ऑन सोर्स, ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन सोर्स पे डिपेंड करता है कि यार सोर्स बताएगा कि फ्रीक्वेंसी इसकी कैसी होगी, मतलब सोर्स डिसाइड द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, ये डेफिनेशन है आपका, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन पर सेकेंड। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट है जिन्होंने निकाला था। एक हर्ट्ज का मतलब एक ऑसिलेशन पर सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला जो इसको हम डिफाइन करते हैं न्यू से या ऐसा फ्रीक्वेंसी से, इसका एन यू मतलब है ग्रीक वर्ड है। फ्रीक्वेंसी अगर कोई बोले तो क्या होता है, 1 अपॉन टाइम, और टाइम क्या है, यह है टाइम पीरियड, और ये टाइम पीरियड भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। लेकिन अब सवाल यह है कि सर वन ऑसिलेशन क्या होता है। वन ऑसिलेशन का मतलब अभी बोला था मैंने कि यार एक क्रस्ट और एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे वन क्या, ऑसिलेशन, या हाँ वन साइकिल बोलो या वन ऑसिलेशन। मान लो ये मेरे पास इस तरीके से ग्राफ है, यहां पर क्या बन रहा है, क्रस्ट, और यहां पे क्या बन रहा है, ट्रफ, मतलब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। तो यहां से यहां तक का जो टाइम रहेगा, यहां से यहां तक का जो रहेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी। मतलब इसके एक और डेफिनेशन आ जाता है भैया कि नंबर ऑफ क्रस्ट, नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, क्रस्ट एंड रेयरफेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, फ्रीक्वेंसी। आप क्रस्ट एंड ट्रफ गिन लो, जितने क्रस्ट होंगे जितने ट्रफ होंगे उस हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड होगी। इसका एग्जांपल मैं इससे समझाता हूं। अच्छा, ये तो बीच में आ गया, ये सारे गामा पाधा नीसा में इस तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसी बाहर आती है। ठीक है, यहां देखो फ्रीक्वेंसी का और इसका एक्चुअल मतलब भी मैं समझाऊंगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सोर्स इन एक सेकेंड। एक सेकेंड में वो कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, ये डायग्राम देखो, यहां पर अगर तुम देखोगे तो क्या समझ में आ रहा है, देखो यहां पर कंप्रेशन, यहां पर कंप्रेशन, यहां पर कंप्रेशन, एक रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन। इन दोनों में से बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर मैं यहां पे फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो यहां पर 3 क्रस्ट है और 3 रेयरफेक्शन है। ठीक है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपके पास 3 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज। ठीक है, अभी ये बताने के बाद मैं आपको पूरा उधर लेके जाता हूं। यहां पर देखो, एक क्रस्ट या कंप्रेशन, 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 रेयरफेक्शन, 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 रेयरफेक्शन। यहां देख पा रहे हो कितनी बार करा इनने, 1 2 3 4 5 6, इधर आ रहा। ठीक है, तो यहां पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मालूम है, 6 हर्ट्ज हो जाएगी। मतलब एक ऑसिलेशन जो टाइम टेकन कर रहा है, क्या यहां पर 6 कंप्रेशन और 6 रेयरफेक्शन बन रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपके पास, 6 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका पूरा इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा? ओके, नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ अ सोर्स इन एक सेकंड में कितनी बार वो वाइब्रेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, फ्रीक्वेंसी। रिप्रेजेंटेड बाय क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, डेंसिटी प्रेशर ग्राफ। इस तरीके से आप देख पा रहे हो, ये आपका रेयरफेक्शन हो गया, ये आपका कंप्रेशन हो गया, फ्रीक्वेंसी इस तरीके से हो गई। ऐसा यूनिट हर्ट्ज रहता है। अच्छा, हर्ट्ज का इसका ये भी याद रखना कि अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1 अपॉन टाइम होता है, मतलब 1 अपॉन सेकेंड। ये सेकेंड इनवर्स को ही ये लोग बोलते हैं हर्ट्ज, HERTZ, इसका सिंबल है HZ। समझ में आ रहा है? अब यहां से क्या आता है, थोड़ी सी पॉइंट आ जाती है, मोर फ्रीक्वेंसी मोर वाइब्रेशन। जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा वाइब्रेशन, मतलब हायर पिच। पिच क्या होगी, हायर होगी। बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है और बहुत लाउडली बोल रहा है तो हाई पिच। लोअर पिच मतलब क्या हो जाएगा, लेस फ्रीक्वेंसी लेस वाइब्रेशन,
इन 1 सेकेंड, मतलब लो पिच हो जाएगा, यूनिट हर्ट्ज हो जाएगा। जैसे एक लड़का की हाई पिच होती है, क्या होती है, उसकी आवाज़ जो होती है ना वो हाई पिच होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है और ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा है। लड़की में क्या होता है, लो पिच होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लो है तो कम वाइब्रेशन हो रहा है। ये डायग्राम्स देख के आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 10.1, देयर आर 10 डेंसिटी ऑसिलेशन इन 2 सेकेंड। अरे यार 2 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन कर रहा है, 10। 2 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन कर रहा है, 10। तो 1 सेकेंड ऑसिलेशन जो हो जाएगा मेरे पास, ऑसिलेशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10/2 मतलब 5 सेकेंड। एक ऑसिलेशन के लिए कितना लग रहा है उसको, देयरफॉर अगर मैं बात करूं, एक ऑसिलेशन कितने भाई, देखो 2 ऑसिलेशन जो है उसको करने में लग रहा है कितना, 10 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन 10/5 5 सेकेंड, देयरफॉर इसकी फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी, 5 हर्ट्ज। मतलब 5 बार इसने क्या बनाया, कंप्रेशन 5 बार बनाया, और 5 बार क्या बनाया इसने, रेयरफेक्शन बनाया। इस वेव की फ्रीक्वेंसी अगर मैं दिखाऊं तुमको, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 कंप्रेशन हो गए और 5 रेयरफेक्शन हो गए, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5, इस तरीके से। अच्छा, टाइम पीरियड अभी निकाल के दिखाता हूं मैं तुमको, कैसे निकालूंगा। देखो भैया, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1 टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 1 फ्रीक्वेंसी। सीधी सीधी बात, 1 में फ्रीक्वेंसी कितना है, 5, तो ये क्या होगा, 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड, ठीक है, मतलब 0.2 सेकेंड में एक ऑसिलेशन ये ले रहा है। अब इसमें से आएगा पॉज एंड पॉन्डर, ये ना पड़ा रास्कला। यहां देखो क्या क्वेश्चन है। अच्छा, कंडक्टिविटी 10.1, अरे वही रबड़ वाला, ये रबड़ वाला केस नहीं था, ऐसा आवाज करता था भाई तेरी, तो वो वाला। 1 सेकेंड विद अ थिक, अच्छा थिक रबर बैंड, एंड देन क्या है, विद अ थिन रबर बैंड। डज द थिन रबर बैंड वाइब्रेट फास्टर, ठीक है भैया। देखो मैं आपको बता दूं, अगर पतला रबर बैंड है तो ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो शॉर्ट टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड कम होगा, और हाई पिच होगी। बस इतना याद रखना। यस, जो भी इसका आंसर है यहाँ पर आपको यस करके लिखना है कि जो पतली वाली है वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगी, ज़्यादा ऑसिलेट करेगी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, हाई पिच होगा। लेकिन मोटी रबर बैंड होगी ना, वो इसका जस्ट अपोजिट रहेगा, कम वाइब्रेट करेगी, कम ऑसिलेशन होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी और पिच लो होगी। बस इतना ध्यान रखना। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑसिलेटिंग पिस्टन ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब फिल्ड विद एयर इज 20 हर्ट्ज। भैया क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, मुझे क्या देके रखा है इन्होंने, ये ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रीक्वेंसी बराबर 20 हर्ट्ज दे रखा है, 20 हर्ट्ज देकर रखा है। देन हाउ मेनी ऑसिलेशन डज द पिस्टन कंप्लीट पर मिनट। अरे यार कितना सिंपल है ये क्वेश्चन। भैया देखो, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज देकर रखा है, तो आपको मालूम है कि 1 सेकेंड में जो होता है, क्या उसी को 1 सेकेंड में कितना देकर रखा है हमारे पास, 20 हर्ट्ज देकर रखा है क्या। अरे फ्रीक्वेंसी इन 1 सेकेंड जो है 20 हर्ट्ज देकर रखा है। देयरफॉर फॉर 1 मिनट, तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 20 × 60 कर दो ना, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है क्या, तो क्या हो जाएगा 1200 सेकेंड, 1200 हर्ट्ज बोल दो, 1200 पर मिनट होगा। पर मिनट कितनी होगी इसकी फ्रीक्वेंसी, 1200। 1200 का मतलब क्या होगा, 1200 क्रस्ट बनाएगा, और 1200 मतलब क्रस्ट क्या कंप्रेशन करेगा, और 1200 क्या होगा, रेयरफेक्शन। तो इसका आंसर क्या है, 1200। अच्छा, फॉर द साउंड वेव रिप्रेजेंट बाय द ग्राफ शो इन द फिगर, व्हाट इज द हाफ ऑफ द वेवलेंथ। अच्छा यहाँ देखो 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 यार, बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छा दिख रहा है मेरे को क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला, हाफ वेवलेंथ निकालना है इसका। यहाँ देखो तो बच्चा, इस तरीके से आप ये ग्राफ देख पा रहे हो।
कितने से शुरू हो रहा है ये, 0 से कहाँ तक पहुँच रहा है, देखो ये जो लाइन देख पा रहे हो 1.5 है, तो यहाँ पर जो मेरा कंप्रेशन होगा मैक्सिमम वो लगभग 0.75 पे होगा। कितने पे होगा, लगभग 0.75 पे होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या बना रहा है, रेयर फ्रैक्शन। ये जो रेयर फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा हमारे पास भैया, ये 1.5 और 3 के बीच में है, और एक और कंप्रेशन मेरा यहाँ बना रहा है और ये इसके बीच में है, तो 3 और 4.5 के बीच में, तो ये हो जाएगा 3.75। अब बताओ वेवलेंथ जो होता है, क्या वेवलेंथ ऐसा होता है क्या, ये वाला बीच वाला 2 कंप्रेशन के बीच का लेंथ क्या होता है, वेवलेंथ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको वेवलेंथ निकालना है तो क्या मैं 3.75 माइनस में 0.75 करूँगा तो लैम्बडा बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 मीटर में है ना, तो 3 सेंटीमीटर में, 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है। लेकिन बोला इसने हाफ वेवलेंथ निकालना है, तो हाफ वेवलेंथ निकालना है मतलब λ/2 कितना हो जाएगा, 3/2 1.5 सेंटीमीटर। हाफ वेवलेंथ कहीं 1.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ देखो यार, ये भी आपका आधा, ये हो जाएगा λ/2, तो यहाँ से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका λ/2, मतलब ये भी एक कंप्लीट वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ के कई सारे तरीके अपन ने देख लिया। टाइम पीरियड, अब क्या आ रहा है हमारे पास, टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। यहाँ देखो, मान लो कि ये वन ऑसिलेशन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो भी टाइम लगाएगा उसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फॉर कंप्लीट वन ऑसिलेशन, डेफिनेशन देखो, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। और वन ऑसिलेशन आप जानते हो कि यार भैया क्या होता है, एक बार यहाँ से यहाँ गया, वापस आया, फिर इधर गया और वापस अपने मीन पोजीशन पे आया, इसको हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन, ठीक है। ये देख पा रहे हो आप डायग्राम। अब अच्छा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। ये है क्रस्ट, ये है ट्रफ, ये है क्रस्ट, और एक और बार मैं इसको उससे बढ़ा देता हूँ, ये क्या हमारे पास, ट्रफ, या फिर कंप्रेशन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, ठीक। क्या आपको यहाँ देख पा रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन है, ये एक ऑसिलेशन का मतलब जो भी टाइम लेगा वो आपका रहेगा टाइम पीरियड। ये क्या है, मेरा टाइम पीरियड है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टाइम पीरियड हो गया। अब मान लेता हूं मैं, ध्यान से सुनना बच्चा क्या है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, टाइम पीरियड कहाँ, यहीं पर टाइम पीरियड में मान लो कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी बराबर कितना है, 5 हर्ट्ज। यहाँ पे समझना, टाइम पीरियड में मान लेता हूँ कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी बराबर कितना है, 5 हर्ट्ज है, 5 हर्ट्ज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में 5 ऑसिलेशन कर रहा है क्या, एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन कर रहा है, 5 ऑसिलेशन। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर एक सेकंड में 5 ऑसिलेशन कर रहा है तो एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में करेगा, तो यूनिटरी मेथड 1/5 मतलब 0.2 सेकंड। एक ऑसिलेशन करने में इनको कितना टाइम लगेगा, 0.2 सेकंड। यही है आपका टाइम पीरियड, ये क्या है, टाइम पीरियड। अच्छा, अब सुन लो, मान लो कि यहां से यहां तक इसको जाने में 4 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो 4 सेकंड, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2 सेकंड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका 2 सेकंड हो जाएगा। मतलब अगर बीच वाला अगर आप देखोगे, ये बीच वाला, तो ये क्या हो गया आपके पास 1 सेकंड, ये भी क्या हो गया 1 सेकंड। फिर इससे अगर मिड निकालो तो ये भी 1 सेकंड और ये भी क्या हो जाएगा 1 सेकंड। समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पर इसका भी मैक्सिमम बांट दूँ, ये भी 1 सेकंड, ठीक, ये भी 1 सेकंड, ये भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 1 सेकंड, और ये भी क्या ले लेता हूँ 1 सेकंड। मैंने माना यहाँ पर कि लेट इसका टाइम पीरियड टी बराबर क्या है, 4 सेकंड, और 4 सेकंड में क्या मिल रहा है, क्या मुझे कंप्रेशन यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, कंप्रेशन टू कंप्रेशन अगर मैं जाऊं तो यहाँ देखो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और ये 4 सेकंड। अरे यार, यहाँ से यहाँ भी तो मुझे 4 सेकंड ही लग रहा है। जो मुझे यहाँ से यहाँ तक आने में लग रहा था वही मुझे यहाँ से यहाँ तक आने में भी लग रहा है।
अच्छा चलो एक और काम कर लेते हैं, मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो क्या होगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। अरे यार यहां से यहां तक भी तो आने में मुझे 4 सेकंड ही लग रहा है। तो यहां पर ये जो डेफिनेशन जो था ना, ये डेफिनेशन बदल गया। बदल ऐसा गया भैया, आप ये भी कह सकते हो टाइम पीरियड को, बच्चा आप इसको ऐसा स्टॉप कर लेना और पूरा लिख लेना, उसके बाद ये लिखना, मतलब ये कह सकते हो द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव क्या है हमारे पास, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज टाइम पीरियड। समझ आ गया? दो किसी भी सक्सेसिव कंप्रेशंस के बीच का जो टाइम रहेगा वो भी आपका टाइम पीरियड होगा। और ये भी कह सकते हैं टू सक्सेसिव रेयरफैक्शन के बीच में जो होगा वो भी आपका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। ठीक है, ये वही डायग्राम जो मैं बोल रहा हूं, ये आपको देखना है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अलग अलग फ्रीक्वेंसी, ये फिर से आ गया यार। चलो यहां देखो भैया, एम्पलीट्यूड का मतलब यू आर में एम्पलीफायर वो वाला काम है। एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी क्या होता है बेटा, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स रेस्ट मतलब मीन पोजीशन टू द रिलेटिव। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर मान लो एक पार्टिकल है, ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट कुछ ऐसा करेगा भाई, कहां गया भैया हमारे पास, ये वाइब्रेट करेगा भाई, इतना भी जा सकता है, इतना भी जा सकता है और इतना भी जाके वापस आ सकता है क्या? तो जितना मैक्सिमम जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। अगर आप ग्राफ में देखोगे तो अगर मान लो ये ग्राफ बना रहे तो कहाँ है मेरे पास, इसके पीछे ग्राफ है क्या, यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ना, ये मेरा एम्पलीट्यूड। ठीक है, और एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है कि आवाज लाउड है या सॉफ्ट है। ठीक, बात समझ में आ रहा है? और क्या बोल रहा है यहाँ पे, मीन पोजीशन रिलेटेड टू द लाउडनेस ऑफ द साउंड। ठीक, और इंटेंसिटी का मतलब यही होता है द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। और ये रिलेशन याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया स्क्वायर। भैया देखो, एरिया जितना कम होगा वो तुम्हारा डीजे वाला बाबू ज़्यादा गाना बजा दो, बड़ा डीजे, अरे ज़्यादा सरफेस एरिया, ज़्यादा एरिया है तो वहाँ ज़्यादा एरिया से क्या होगा, ज़्यादा साउंड पास होगा तो आपको ज़्यादा ही सुनाई आएगा ना। अब अगर मान लो आपके पास हैंड फ्री है तो छोटे छोटे छेद है, छोटा सरफेस एरिया है, छोटा एरिया है तो साउंड कम ही आएगा ना। ठीक, ये कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये एम्पलीट्यूड है आपका, ये क्या है एम्पलीट्यूड, इसी को हमने बोला क्या, एम्पलीट्यूड। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर अगर इसको कंपेयर करोगे तो ये एम्पलीट्यूड, इन दोनों में इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, मतलब ये आपका लाउड साउंड है और ये आपका थोड़ा सॉफ्ट साउंड है। इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें, हाई एम्पलीट्यूड लाउड साउंड, याद रखना, लो एम्पलीट्यूड सॉफ्ट साउंड मतलब कम साउंड। ठीक है, लार्जर एम्पलीट्यूड मोर एनर्जी, मोर लाउडर साउंड। इतनी बात याद रखना भाई। एम्पलीट्यूड का जो बताया था, वीडियो पॉज करो और ये पूरा लिखो। ठीक, अब ये स्पीड ऑफ साउंड, अच्छा ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको। रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। आपको मालूम पड़ गया सर, यहां से यहां तक का जो लेंथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, और यहां से यहां तक जो जाने में इसको टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। इतनी बात समझ में आ रहा है? या फिर दो किसी, ये मान लो ये रेयरफैक्शन है, ये रेयरफैक्शन है, ये भी क्या होगा मेरा लैम्बडा, और यहाँ से जो टाइम लगेगा वो भी क्या हो जाएगा मेरा टाइम पीरियड। बात समझ में आ रहा है? अब एक फॉर्मूला ये जो है ना, ये फॉर्मूला मैं निकाल के बताता हूँ, इसका कुछ डेरिवेशन होता है। आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड को मैंने v से लिख लिया, डिस्टेंस को लैम्बडा से लिख लिया, टाइम को t लिख लूँ क्या? ठीक, आगे की कहानी देखो, डिस्टेंस बराबर लैम्बडा इंटू 1/t, और 1/t आपको शायद याद होगा टाइम पीरियड होता है। 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो v इक्वल टू लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत सारे सवाल आएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, v इक्वल टू लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी, ये वेलोसिटी है।
और ये फ्रीक्वेंसी है, न्यू बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये v इक्वल टू लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ अ साउंड मीटर पर सेकंड में, वेवलेंथ रहेगा क्या वेवलेंथ रहेगा मीटर में, हर्ट्ज में, ये सारी चीज़ें हैं। अब इससे अपन स्पीड ऑफ साउंड की क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, यहाँ देखो भैया। स्पीड ऑफ साउंड एयर में क्या होता है 343 मीटर पर सेकेंड, v बराबर डेंसिटी अपन में टाइम, और ये डेंसिटी क्या हो जाएगा लैम्बडा अपन में टाइम, और 1 अपॉन टाइम हमारा हो जाता है फ्रीक्वेंसी, तो v इक्वल टू लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी आ जाता है। ये पूरा अगर आप करो तो बहुत मज़ेदार आएगा। मीटर पर सेकेंड ही होगा इसके ऐसा यूनिट। अच्छा, लाइटनिंग सीन द फर्स्ट बिकॉज लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। जब बादल गरजते हैं तो सबसे पहले हमें लाइट दिखती है, उसके बाद साउंड आता है। क्यों आता है? लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, साउंड की स्पीड कम होती है, और स्पीड ऑफ अ साउंड सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे कम लिक्विड में, फिर उससे कम गैस में, और गैस में कितनी होगी? वो इतनी होगी। ठीक, अब यहाँ देखो अलग अलग तरीके से अलग अलग टेम्परेचर पे साउंड की स्पीड देखो। एयर में 331 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 होगा, मतलब गैसेस स्टेट। एयर 25 डिग्री सेल्सियस में 346 गैस में। वाटर में अरे बाप रे इतना ज़्यादा 1498, लगभग 1500। अगर वही सी वाटर रहेगा तो 1531। एल्यूमिनियम मतलब ग्लास पे सबसे ज़्यादा, सॉलिड में स्पीड ज़्यादा ही रहती है ना साउंड की। ठीक है, साउंड इज फास्टर इन द सॉलिड, स्लोअर इन द, मतलब अगर आप बात करो वेलोसिटी ऑफ सॉलिड ज़्यादा रहेगा, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ गैस। ये ऑर्डर याद रखना। अब क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अ ह्यूमन हैरिंग रफली स्पैन्स 20 हर्ट्ज टू 20,000 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज। व्हाट आर द कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इन एयर फॉर दीज टू फ्रीक्वेंसीज। अरे यार फ्रीक्वेंसी दे रखा है और स्पीड ऑफ साउंड कितना देख रहा है 344। सॉल्यूशन देखो फटाफट, सॉल्यूशन देखो। मुझे क्या दे के रखा है? वेलोसिटी बराबर 344 मीटर पर सेकंड, मुझे ये दे रखा है। ठीक है, और मेरे पास दो फ्रीक्वेंसी है। अगर F1 बोलूँ तो कितना है 20 हर्ट्ज है, और F2 बोलूँ तो कितना है 20 के, मतलब यहाँ पे लगा दो 1000 हर्ट्ज। कुल मिला के कितना हो गया 1 2 3 4 20,000 हर्ट्ज हो गया। अब मुझे इन दोनों केस में क्या निकालना है? लैम्बडा। इसके लिए भी मुझे लैम्बडा 1 बराबर कितना होगा और इसके लिए मुझे लैम्बडा 2 बराबर कितना होगा। तो मैंने बोला कि अगर मैं बात करूँ फॉर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज के लिए अगर निकालूं तो आपको मालूम है, यहाँ पे लिख ले वी नो वॉट वी इक्वल टू लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी। इससे मेरा काम हो जाएगा। मुझे लैम्बडा चाहिए, है ना। आपको मालूम है वी इक्वल टू लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, तो लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अपन में फ्रीक्वेंसी, ओ सॉरी हाँ वेलोसिटी अपन में फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी आपको कितना देकर रखा है यहाँ पे 344 अपॉन में, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है 20। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा यहाँ पे 20। तो क्या ये यहाँ पर काट दें इसको 2 से 10, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 टू 4, लैम्बडा बराबर 172/10। अरे यार इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? अच्छा मीटर में आएगा भैया, क्योंकि वेलोसिटी भी मीटर में। तो लैम्बडा इक्वल टू 17.2 मीटर। लैम्बडा 1 इतना आया। ठीक, अब इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे फॉर फ्रीक्वेंसी F2 बराबर 20,000 हर्ट्ज के लिए। सेम टू सेम चीज़ करेंगे, इसमें कौन सी बुरा मानने वाली बात है। तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इक्वल टू लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी। ये F2 रहेगा, ये 2 रहेगा। तो लैम्बडा 2 बराबर वेलोसिटी अपन में क्या है F2। वेलोसिटी क्या है 344, है ना। अरे वेलोसिटी मतलब स्पीड साउंड की। ये कितना देकर रखा है 20,000। ठीक है, इसको हम 2 से काट देंगे तो कितना बचेगा 10,000। ये हो जाएगा 172। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे लैम्बडा 2 बराबर 172 डिवाइड बाय 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जाएगा 0.0172 मीटर, और इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1.72 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन, बहुत इजी था। अच्छा, ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म लाइटिंग इज सीन बिफोर द थंडर
भैया देखो, जब थंडर चमकता है ना तो सबसे पहले हमें क्या दिखती है? लाइटिंग, उसके बाद साउंड आता है। साउंड मच स्लोअर देन द लाइट इफ द टाइम डिले बिटवीन सीइंग द लाइटनिंग एंड साउंड फ्लैश हियरिंग द थंडर इज मेजर टू बी 5 सेकेंड। अरे कुल मिला के इनको जो है ना, बोले थंडर जब हुआ, लाइट और आवाज के बीच में 5 सेकेंड का डिफरेंस था। मतलब एक तरह से तुमको टाइम देकर रखा है क्या? 5 सेकेंड। एस्टिमेट द डिस्टेंस ओके टू द लाइटनिंग स्ट्राइक, ठीक है। यूज द स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड, ये यूज करना है। अज्यूमिंग द लाइट की स्पीड, अरे छोड़ो ना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई, आपको मालूम है। बोले चलो जब थंडर हुआ ना तो लाइटनिंग मुझे जो सबसे पहले दिखी और उसके 5 सेकंड बाद मुझे क्या मिला? आवाज मिला। तो बताओ ये कितना दूर हुआ था? क्वेश्चन का मतलब ये है। तो भैया वेलोसिटी बराबर क्या होता है तुम्हारा? लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है कि नहीं होता है? ये होता है कि नहीं होता है? लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो कोई लेना देना है नहीं, तो स्पीड इज इक्वल टू 1/t होगा कि नहीं होगा? या फिर ऐसा भी लिख लो यहाँ पर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में क्या हो गया मेरे पास? टाइम, ठीक है, ये हो गया। तो स्पीड इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन में टाइम। लैम्बडा क्या है ही नहीं, मुझे तो लैम्बडा चाहिए ना, मतलब डिस्टेंस मिल जाएगा। लैम्बडा इज इक्वल टू वेलोसिटी या स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या देकर रखा है? 340। टाइम कितना है? 5 सेकेंड। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा, अरे 1 सेकेंड, फाइंड क्या करना है अपने को? हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है शायद। रुको रुको रुको, 1 सेकेंड बच्चा। क्वेश्चन में क्या देकर रखा है? स्लोअर देन द इफ द डिले बिटवीन, एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द लाइटनिंग स्ट्राइक, ठीक है, सही तो कर रहा था मैं। थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग स्पीड थंडर, ओके हियर, हाँ यार सही कर रहा हूं मैं, फोकट काट दिया अपन ने इसको। अरे खत्म हो गया क्या? चलो, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस इनटू फ्रीक्वेंसी होता है। तो स्पीड इक्वल टू लैम्बडा इंटू क्या जाएगा? 1/t, या फिर लैम्बडा अपन में टाइम, मुझे लेंथ चाहिए तो v इंटू टी कर लो। तो लैम्बडा जो v क्या है? 340, और ये जो है टाइम मेरे पास 5 सेकेंड, हो जाएगा 0, 5 4 20 के 0 हाथ में दो, 5 3 15 का 17, ये 1700 मीटर, मतलब लैम्बडा बराबर लगभग 17 किलोमीटर दूर हुआ था। अब 17 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर मीटर मतलब 17 किलोमीटर दूर। इतने दूर क्या हुआ था? ये बादल गरजा था, ठीक है। और क्वेश्चन है क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन भी है। फ्रॉम द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड वेव प्रोपागेटिंग इन अ स्टील, ठीक है, सॉलिड से साउंड ट्रेवल करेगा। फाइंड द वेवलेंथ, कैलकुलेटिंग, फाइंड द वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ मुझे फाइंड करनी है। कैलकुलेटिंग इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज इन स्टील इज 5000 मीटर पर सेकेंड। ग्राफ से साफ साफ समझ में आ रहा है कि वेवलेंथ जो होगा, क्या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का वेवलेंथ होगा? भैया आपको तो मिल गया साहब, लैम्बडा बराबर 50 मीटर होगा। कितना होगा? 50 मीटर हो गया, ठीक है। अब एक और चीज आ गई हमारे पास, मुझे क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए ना। लैम्बडा निकल गया सर, लैम्बडा बराबर 50 मीटर होगा। अब स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है कि नहीं होता है? डिस्टेंस अपॉन में ऐसा लिख लो एक बार आप चाहो तो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, v इक्वल टू लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना। तो हमको क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूं, क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड अपॉन में वेवलेंथ। स्पीड कितना है? 5000, वेवलेंथ कितना है? 50, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। अच्छा अब बराबर ये भी कट गया, 100 हर्ट्ज। कितना हो गया भैया? 100 हर्ट्ज। एक पहला वेवलेंथ निकल गया, पहला, दूसरा फ्रीक्वेंसी निकल गया, तीसरा इन्होंने क्या बोला? टाइम पीरियड। तो टी बराबर आपको मालूम है 1/फ्रीक्वेंसी होता है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 1/फ्रीक्वेंसी कितना है?
100, मतलब टाइम बराबर 0.01 सेकेंड। ये भी काम हो गया। ग्राफ देख के क्वेश्चन कर लोगे। ये स्पीड का रेशियो निकाले, बहुत बकवास क्वेश्चन है। मैं आपको एक बता देता हूँ, अलग अलग मटेरियल पे साउंड की अलग अलग स्पीड है, अलग अलग मटेरियल पे साउंड की अलग अलग स्पीड है। आपको ये बताना है कि इनका रेशियो, पहले स्पीड ऑफ द साउंड वाटर, साउंड इन वाटर विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। करना कुछ भी नहीं है। वाटर कहाँ गया? ये 1500 है क्या? 1500। उसका बाद एयर बोला है क्या? एयर में कितना है हमारे पास? 340। काट दो इसको, 150 अपन में 34। तो अगर इसको हम 2 से काट तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 75। तो ये 75 इस टू क्या आ गया? 17। बस इस तरीके से रेशो निकालना है बच्चा, ये कर लेना, ठीक है। ये छोड़ो, बकवास क्वेश्चन है भैया। देखो एनर्जी जो होता है ना, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सब दूर बढ़ता है, सब दूर। कद्दू कटेगा तो सब में बढ़ेगा। यहाँ पे अगर आप चिल्लाओगे तो सब दूर फैलेगा, बस इतना है। दीवारों के भी कान होते हैं, सब दूर बात फैल जाते हैं, इसलिए अपने राज की बात किसी को नहीं बताया करते हैं। समझ में आ गया? ये बस उतनी ही चीज़ है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। अब ह्यूमन परसेप्शन ऑफ साउंड, मतलब आपको यहाँ पे पिच, लाउडनेस और ह्यूमन एयर के बारे में बात करनी पड़ेगी। देख पा रहे हो यहाँ पे ह्यूमन परसेप्शन ऑफ साउंड। पिच क्या होता है आपको बता दूं, लो, अच्छा, हाउ हाई और लो साउंड फील डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स ऑफ साउंड पे, जो साउंड प्रोड्यूस करेगा उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, पिच का अगर बात करें यहाँ पे तो और परसेप्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो हाई पिच होगा, तो श्रिल, एकदम चुभती हुई आवाज आपको लगेगी। लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो पिच, डीपर, भारी आवाज। ओ सॉरी, लाउडनेस, हाउ लाउड और सॉफ्ट साउंड इज डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। अगर यहाँ पे इस तरीके से वेव है, मान लो इस तरीके से, और दूसरा क्या है ये, तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, तो भैया जिसका ज़्यादा एम्पलीट्यूड लाउड साउंड रहेगा, जितना कम एम्पलीट्यूड सॉफ्ट साउंड रहेगा। और परसेप्शन ऑफ द एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मेजर इन डेसिबल, डेसिबल में नापते हैं, ठीक है। लाउड साउंड हैव लार्ज एम्पलीट्यूड और स्लो साउंड हैव क्या होगा? अरे लो एम्पलीट्यूड। अच्छा, क्वालिटी ऑफ टिम्बर क्या कहलाता है? प्रॉपर्टी दैट डिस्ट्रीब्यूशन साउंड ऑफ द सेम पिच डिपेंड ऑन वेव शेप। सेम पिच सेम रहेगा लेकिन वेव का शेप अलग अलग होगा। अभी आप आगे हायर क्लास में पढ़ोगे कि वेव का शेप कैसे कैसे होता है, कई तरह का होता है, ये अपने को अभी नहीं है। अच्छा, ऑडिबल रेंज एंड बियॉन्ड। भैया ह्यूमन की जो ऑडिबल रेंज होता है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है, या फिर 20K हर्ट्ज तक होता है। अब उसमें से दो तरीके आते हैं, एक होता है इंफ्रासोनिक और एक होता है अल्ट्रासोनिक। अभी अल्ट्रासोनिक आपके पास आएगा जो काफ़ी मज़ेदार रहेगा, जिससे अपन अल्ट्रासोनिक से किसी भी ऑर्गन का फोटो खींच सकते हैं। अच्छा, एलिफेंट जो है ना, ये 20 हर्ट्ज से ऊपर सुनता है। 20 हर्ट्ज से क्या होता है? ऊपर ही सुनता है, इससे नीचे की ये आवाज़ सुनाई नहीं आती है। एलिफेंट, अर्थक्वेक, वेल, इन सब की जो अगर किसी की फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज है, लेस देन 20 हर्ट्ज है, तो वो इंफ्रासोनिक में आ जाएगा। अरे हाँ, जो भी है। अब यहाँ देखो, अल्ट्रासोनिक मतलब ये साइन देख पा रहे हो, 20 से कम, ये 20 से ज़्यादा, ये 20 से ज़्यादा वाला, ये 20 से कम वाले। 20 से कम जिसकी फ्रीक्वेंसी हो, जैसे कि बैट्स, डॉल्फिन और डॉग्स, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज, ये 20 से 20,000 के बीच में, और ये लेस देन इतना, ठीक। ये ऑडिबल रेंज है। आपको तो ह्यूमन का याद रखना है। ह्यूमन एयर, हमारे कान, जब भी कोई साउंड आता है ये पिन्ना रिसीव करता है। एकदम स्टेप में बता देता हूँ, कान का ये सारी चीज़ें आप डायग्राम देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। कल आउटर एयर क्या करता है? पिन्ना जो कलेक्ट करता है तुम्हारा क्या साउंड कलेक्ट करता है, एयर कैनाल में पहुँचाता है। एयर ड्रम, यहाँ पर इस तरीके से एक ड्रम होता है, कान का पर्दा बोलते हैं या कान की झिल्ली बोलते हैं। एयर ड्रम, इसको ये थिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो वाइब्रेट करता है, जो साउंड जब हिट करता है प्रेशर जनरेट करता है और वाइब्रेट करता है। मिडिल एयर क्या करता है भैया? ये 3 बोन लाइक होता है, टीनी बोन, एम्पलीफाई द वाइब्रेशन, एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है और घटाता है। ये कोकिला बेन क्या करती है? एन ऑडिटरी नर्व, ये आवाज़ सुनने के बाद इसको कन्वर्ट करता है
एनर्जी, साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में, इलेक्ट्रिकल पल्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ब्रेन को पहुंचाता है और ब्रेन बताता है कि हाँ उसने मेरे को ये बोला। ठीक है, ये थ्रेड्स ऑफ क्यूरिटी कुछ भी नहीं है, ये तानसेन, ये ऐसा भी होता है वेव का शेप, ऐसा भी होता है वेव का शेप, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है बच्चा, मान लो साउंड यहाँ पे एक दीवार है, ठीक है, साउंड ऐसे आया, इस पर टकराया, ये वापस चला गया। अगर मान लो स्पीड इसकी v है तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में s डिस्टेंस लग रहा है तो आने में भी तो s डिस्टेंस लगेगा। अगर यहाँ पे इसको टाइम t लग रहा है मतलब 1 सेकंड, तो यहाँ से भी आने में तो रिटर्न भी टाइम लगेगा इसको 1 सेकंड, याद रखना। इको इसी से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से, साउंड टकराता है और वापस आता है। यहाँ देखो ये भाई साहब चिल्ला रहा है, पहाड़ों पे टकराएगा वापस इनके पास आएगा, ये पहाड़ों पे टकराएगा वापस इनके पास आएगा। अच्छा, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा ना, डिस्टेंस ट्रेवल करा डबल, कैसे ट्रेवल करा इसने, डबल। अच्छा, फॉर एन इको, यहाँ पे क्या बोले, इको का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट रीचेज द लिसनर आफ्टर टाइम डिले, कुछ समय बाद, हेयर्ड एज अ रिपीटेड साउंड आफ्टर द ओरिजिनल। मैंने बोला, थोड़ी देर बाद मेरी आवाज रिटर्न आ गई, इसको बोलते हैं अपन इको। अच्छा, फॉर एन इको टू बी डिस्टिंक्ट द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट रीच द ईयर एटलीस्ट 0.1 सेकेंड, ये कम से कम 0.1 सेकेंड के बीच में ये काम होना चाहिए ओरिजिनल साउंड का। और एडा 343 जो साउंड की स्पीड होती है, ये मिनिमम डिस्टेंस पे मतलब कितना 17 मीटर का रिफ्लेक्शन साउंड दे सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू क्लैप एम्प्टी कॉरिडोर, आप ऐसे ताली बजा रहे हो, एंड हियर एन इको आफ्टर 5 सेकेंड, टाइम बराबर यहाँ पे क्या है मेरे पास 0.5 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड कितना देकर रखा है 340 मीटर पर सेकेंड, है ना। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल, भैया देखो ऐसे गया वापस आएगा, डिस्टेंस s, ये भी डिस्टेंस s रहेगा, टाइम कितना लग रहा है 0.5 सेकेंड। तो अगर मैं बात करूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन में टाइम होता है क्या, डिस्टेंस को मैंने लिख लिया s और इसको लिख लिया t, तो यहाँ पे s बराबर क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम हो गया, बट s तो तेरा 2 है, तो 2s बराबर 2 क्यों लिया सर, क्योंकि 2 बार डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, तो v इंटू टी बाई 2। अब यहाँ पे आपके पास स्पीड कितना है 340, टाइम कितना है यहाँ पे 0.5, और ये भाई साहब कितने हैं आपके पास 2, काटो, एक काम करो इसको ऐसा कर ले, ठीक है, 5 हो गया, ये हो गया आपके पास 10, एक जीरो कट गया तो ये आया 34 इंटू 5, 5 4 20, सही कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है। ये 5, अरे कैलकुलेशन करा ना मैंने यहाँ पे जरा सा, यहाँ देखो s बराबर स्पीड कितना है हमारे पास, स्पीड बराबर है 340, टाइम क्या है 0.5 सेकेंड, ये है आपका 2। जैसे मैं पॉइंट हटाऊंगा नीचे लग जाएगा 10, 1 0 कट गया, ठीक है, ये 2 से कट गया 17, तो ये 17 इंटू हो गया 5, तो 17 पचे 85, 85 मीटर, 85 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा, अगर आपकी आवाज़ 0.5 सेकेंड में वापस आ गई तो। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, इसको कर लेना। रिवाइब्रेशन ये तुम्हारे बड़े बड़े ऑडिटोरियम हॉल होता है ना, वहाँ पर होता है। रिवाइब्रेशन मतलब आवाज़ आपके 0.5 सेकंड में वापस आ जाना चाहिए। 0.5 सेकंड में अगर वापस आ रहा है दीवार से टकरा के, तो वहाँ पर आप ही की आवाज़ गूंजेगी। रिवाइब्रेशन का मतलब गूंजना होता है। अल्ट्रासोनिक वेव के एग्जाम्पल होते हैं, कहाँ यूज़ आता है, मेडिकल में, फ्लो डिटेक्शन में, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में, इकोकार्डियो, अरे बट नसों में ब्लॉक हो जाता है ना, उसको भी देखने में काम आता है। बैट इको लोकेशन, बैट का भी ये सेम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम करता है। ये यहाँ से क्या करता है, चिल्लाता है तो यहाँ पे क्या हुआ, साउंड इधर जाता है, एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ऑब्जेक्ट से टकराता है, ये वापस आता है, क्यों, क्योंकि ये लेस देन 20 हर्ट्ज से भी नीचे की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ गया। तो भैया ये तो सेम चीज़ वही हो गया ना, कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है कि ये कितने दूर है, तो v इंटू टी बाई 2 वही का वही लगेगा। ये बैट भी इसी पे काम करता है। बोले कैसे काम कर सकता है, कि बैट इमिट अल्ट्रासोनिक पल्सेस एंड यूज रिफ्लेक्टेड इकोज टू नेविगेट एंड हंट द प्रे कंप्लीट डार्कनेस। ठीक है, अंधेरे में भी क्या होगा, ये निकालेगा आवाज निकालेगा, कौन सी निकालता है, ये हाइपरसोनिक निकालता है शायद।
अल्ट्रासोनिक वेव निकालता है, साउंड वेव। जाएगा, ऑब्स्टेकल से टकराएगा, वापस आएगा, पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ से इतना दूर है और आवाज़ इधर से आई है, फट से जाके उसको निपटा देगा। हाउ बैट नेविगेट इन द डार्क, तो द बैट इमिट, जो है ना, बैट इमिट्स अल्ट्रासोनिक साउंड पल्सेस। वेव हिट द ऑब्जेक्ट या इंसेक्ट्स या वॉल, इको रिटर्न टू द बैट्स, उसके कानों में आएगा और बैट कैलकुलेट कर लेगा डायरेक्शन और डिस्टेंस को कि किधर से आ रहा है। सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता कौन है? सोनार। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, नाम ये, नेविगेशन पता करना है किधर है, रेंज कितना है, कितना दूर है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव टू डिटेक्ट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। बड़े बड़े, अगर मान लो वेल आ गया, पनडुब्बी आ गया, पत्थर चट्टान आ गया, सबमरीन्स आ गए, तो ये सब पता करता है। सोनार वही यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। द शिप सेंड्स अ पल्स, कौन सा पल्स? अल्ट्रासोनिक, ठीक है। इट बाउंस ऑफ द ओशन फ्लोर, ठीक बच्चा, एंड रिटर्न, जब रिटर्न आएगा तो बिल्कुल बैट जैसा काम है। यहाँ से साउंड निकालेगा सोनार एस, फिर वापस जाएगा ये एस, इसके बीच में ये एस कैलकुलेट कर लेंगे v इंटू T/2 और पता कर लेंगे कि यहाँ से इतना दूर क्या है, कुछ है बड़ा सा टाइटेनिक वाला चट्टान, फिर अपन डूब के मर जाएंगे, निपट जाएंगे। ये बल्कि वही है। क्या निकाला? एक नवल, मतलब आपका शिप है, सेंड इनटू सी वाटर, रिटर्न ऑफ आफ्टर, अरे जो भी इन्हें नवल, उन्होंने सोनार सिग्नल दिया, 90 सेकंड में वापस आ गया, तो जाने में कितना लगा होगा? 0.5 सेकंड। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर 1530 है, मतलब स्पीड बराबर क्या है? 1530 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार बोला, टाइम बराबर कितना देकर रखा? 0.9 सेकंड। भैया अगर डिस्टेंस निकाला तो एस बराबर v इंटू T/2 कर लो, तो v क्या हो गया? 1530, टाइम क्या हो गया? 0.990, या जो बिल 2 काट दिया अपन ने, 2 किससे काटा? ये 0.45, तो ये 130 इंटू 0.45 मल्टीपल करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? भाई देखो, जैसे भी पढ़ाया भाई, लेकिन आपके एग्ज़ाम में यही सब आएगा। इसका आंसर होगा 685.5 मीटर, 688.5 मीटर। ठीक है बच्चों, थैंक यू। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। अब कुछ ऑब्जेक्टिव है, किसी दिन लेके आऊँगा मैं ये ऑब्जेक्टिव सवाल, जिससे आपका अच्छा टॉपिक में पकड़ आ जाएगा।